नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है शुभम जगदीश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। मैंने अकाउंटेंसी का सिलेबस कंप्लीट कर दिया, इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर दिया। बारी है हमारे कॉमर्स सब्जेक्ट के वीडियोस के। अब लगातार आपको कॉमर्स के वीडियोस मिलने वाले हैं, वन शॉट पूरे वीडियो डिटेल में मिलने वाले हैं। मैंने 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। आई बटन पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो, जिसमें चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। आज बारी है हमारी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के ऊपर। सबसे बड़ा चैप्टर है और एक ही वीडियो में डिटेल में हम सब कुछ कंप्लीट कर देंगे। इस चैप्टर के नोट्स चाहिए विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल एट आवर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन अगर तुमको नहीं पता है, ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस हब, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से आप ये पूरे नोट्स डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन चेरी ऑन द केक ये है कि आपको अपडेट देना है कि हमारे सैंपल पेपर्स तीनों सब्जेक्ट्स के लॉन्च हो चुके हैं। आप सैंपल पेपर्स का फायदा उठा सकते हो और आराम से पढ़ाई करना शुरू कर सकते हो। हर एक सब्जेक्ट के मैं 10-10 सैंपल पेपर्स देने वाला हूं। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा। एक सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स की कॉस्ट मात्र 500 रुपए है, जिसमें हम 10 सैंपल पेपर, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस और लाइव डिस्कशंस भी देने वाले हैं। अकाउंटेंसी के अंदर हम आपको प्रोवाइड करेंगे वीडियो सॉल्यूशन। चलें तो शुरू किया जाता है आज का चैप्टर। मेरा बच्चा पाड़ी, इतना ज्यादा है सब कुछ जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर आपको पढ़ना है इक्विटी शेयर्स के बारे में, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, बोनस शेयर्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, स्वेट इक्विटी शेयर्स, रिटेन अर्निंग्स, डिबेंचर्स और लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, साथ साथ लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी। ये सब कुछ लॉन्ग टर्म सोर्सेज के अंदर आता है। शॉर्ट टर्म सोर्सेज के अंदर आपको पढ़ने पब्लिक डिपॉजिट्स, कमर्शियल बैंक, ट्रेड क्रेडिट, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, फैक्टरिंग, कस्टमर एडवांसेस और इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। इतना बड़ा सुनामी चैप्टर है, लेकिन काहे की टेंशन वाली बात है, शुभम संभाल लेगा ना, बोला ना। तो चलो शुरू करते हैं। करते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से, और सबसे पहले आपके कदमों में पेश करने जा रहे हैं इक्विटी शेयर्स के बारे में। बहुत ही टू द पॉइंट नोट्स मैंने क्रिएट किए हैं जो आपको बहुत हेल्प होगी। आप जाकर तुरंत से तुरंत आप डाउनलोड कर लो, फ्री में सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है ना। अब ये इक्विटी शेयर्स होते क्या हैं? आपको सुना होगा ना, शेयर मार्केट में एक कंपनी शेयर्स इशू करती है। वो कौन से शेयर्स इशू करती है? वो इक्विटी शेयर्स इशू करती है। वो शेयर्स जिसमें आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, वो शेयर्स जिसमें आप डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो शेयर जिसमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है और सबसे ज्यादा रिवॉर्ड होता है, उन्हें हम इक्विटी शेयर्स कहते हैं। लेकिन इससे मैम थोड़ा ना खुश होंगी, मैम को तो चाहिए एक प्रॉपर आंसर। तो चलो प्रॉपर आंसर देखते हैं। आपको एग्जाम में क्या लिख कर आना है? शेयर्स विच कैरी नो प्रेफरेंशियल राइट्स और प्रायोरिटी इन द पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना भाई, उसको डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो डिविडेंड में हिस्सा इक्विटी शेयर्स को सबसे लास्ट में मिलता है, पहले प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है बच्चा पार्टी। एंड इन द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल आर कॉल्ड इक्विटी शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स। तुमको पता है कंपनी इक्विटी शेयर्स का पैसा सबसे लास्ट में वापस करेगी और कंपनी के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है इनका पैसा वापस करने की। इसीलिए तो बोलते हैं ये हाई रिस्क है, लेकिन साथ साथ में इसका हाई रिटर्न भी मिलता है। इक्विटी शेयर्स आर इशूड प्रायर टू अदर सिक्योरिटीज एंड रीपेड इन द लास्ट। सिर्फ इतना लिख कर आओगे, मैम भी खुश, बोर्ड्स की कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर भी खुश, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। अब इक्विटी शेयर्स में हमारे सिलेबस में क्या है, इनके फीचर्स भी हमारे सिलेबस में हैं। आओ जरा देखते हैं ये फीचर्स क्या कह रहे हैं। इक्विटी शेयर्स आर इशूड प्रायर टू प्रेफरेंस शेयर्स। सर अगर हम इन फीचर्स को कंबाइन कर दें तो क्या डेफिनेशन बन जाती है? हां जी हां, बिल्कुल बन जाती है। कम से कम 4 से 5 फीचर्स तो आपके टिप्स पर होने चाहिए। जैसे इक्विटी शेयर्स कब इशू करते हैं? सबसे पहले इशू किया जाता है डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स से पहले। दूसरा, दे कैरी नो प्रेफरेंशियल राइट्स इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मैंने अभी आपको बताया डिविडेंड में कोई भी राइट्स अपने क्लेम नहीं कर सकते हैं। Dividend is payable only after it is proposed by the boards of directors and approved by the equity shareholders in the annual general meeting. डिविडेंड तभी मिलेगा जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको अप्रूव करेंगे, एनुअल जनरल मीटिंग में सारे शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे, तभी जाकर डिविडेंड मिलेगा, एल्स नहीं मिलने वाला। अगला, इक्विटी शेयर्स इज रीपेड इन द लास्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी।
जब सबका पैसा वापस किया जा रहा होगा, सबसे आखिर में इक्विटी शेयर्स का पैसा वापस किया जाएगा। वाइंडिंग अप मतलब कंपनी का क्लोजर। होल्डर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स जनरली एंजॉय वोटिंग राइट्स। दे आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू रेसिडुअल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। भाई इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ना वोटिंग राइट्स होते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग में वोटिंग राइट्स मिलते हैं। आप डिफरेंट डिसीजंस मेकिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और बचे हुए प्रॉफिट में भी आपको हिस्सा मिलता है। इसलिए इक्विटी शेयर्स को बोलते हैं ना हाई रिवॉर्डिंग शेयर्स होते हैं। इनको ऑर्डिनरी शेयर्स के नाम से भी जाना जाता है। अब इनके कुछ फायदे हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। हमको कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानना जरूरी है, हमको इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानना जरूरी है। आओ जरा देखते हैं सबसे पहले कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी शेयर्स इशू करने के फायदे क्या क्या हैं कंपनी को। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा होता है नो बर्डन ऑन अर्निंग्स। मतलब अगर पैसे होंगे, अर्निंग होगी, प्रॉफिट होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा। अगर प्रॉफिट नहीं है, पैसे नहीं है, तो पैसा देने की कोई भी जरूरत नहीं है मालिक। इसको बोलते हैं नो बर्डन ऑन अर्निंग्स। क्या बात समझ में आ गई? लिखना क्या है? इक्विटी शेयर्स इंपोज नो बर्डन ऑन द कंपनीज रिसोर्सेज बिकॉज द डिविडेंड ऑन सच शेयर्स इज पेबल ओनली एट द डिस्क्रिशन ऑफ द मैनेजमेंट subject to the availability of adequate profits. The company is under no obligation to pay a fixed rate of dividend on equity shares. पैसे होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एग्री करेंगे तब ही डिविडेंड दिया जाएगा, एल्स नहीं देने की जरूरत है। मतलब नो बर्डन ऑन अर्निंग्स, बल्ले बल्ले और शावा शावा कंपनी के लिए। अगली बात, ये होते हैं परमानेंट कैपिटल। परमानेंट कैपिटल का मतलब क्या है? एक बार इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए, वहां से पैसे आ गए, कभी भी उसको वापस करने की जरूरत नहीं है। जब कंपनी बंद होगी तब आखिरी में इनको पैसा वापस करेंगे, अगर पैसे होंगे तो ये कंपनी के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। परमानेंट कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर्स इज रिफंडेड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। Therefore, equity capital remains with the company forever. हमेशा इक्विटी शेयर्स के थ्रू जो पैसा रेज किया जाता है वो कंपनी के पास रहता है। There is no liability as to repayment. Even at the time of winding up, equity shares is paid back in the last, and that too if any surplus is left after meeting all the liabilities. मैंने बताया ना, अगर पैसा बचेगा सारी लाइबिलिटीज को पे करने के बाद तो इक्विटी शेयर्स का पैसा वापस करेंगे, नहीं बचेगा तो नहीं करेंगे। बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया बात हो गई है। तो परमानेंट कैपिटल होती है। तो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से दो एडवांटेज तुम्हें समझ में आ गए। पहली बात तो नो बर्डन ऑन अर्निंग्स और दूसरा परमानेंट कैपिटल। यार कम से कम 4 एडवांटेजेस तो सब बच्चों को पता होने चाहिए। सेफ्टी पॉइंट से 5 पता होने चाहिए। आओ जरा देखते हैं नो चार्ज ऑन एसेट। ये नो चार्ज ऑन एसेट अगला एडवांटेज कैसे? चार्ज ऑन एसेट का मतलब पता है क्या होता है? अगर आप किसी से पैसा रख लेते हो तो बदले में आपको कुछ गिरवी रखना पड़ता है, लेकिन जब आप इक्विटी शेयर्स इशू करते हो तो कंपनी को अपने किसी भी एसेट्स को मॉर्टगेज या गिरवी नहीं रखना पड़ता है। इसका मतलब सारे एसेट्स उनके फ्री रहते हैं व्हाइल दे रेज कैपिटल थ्रू इक्विटी शेयर्स। सबसे अच्छी बात समझ में आई? इक्विटी शेयर्स डू नॉट क्रिएट एनी चार्ज और मॉर्टगेज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। द कंपनी इज फ्री टू यूज इट्स प्रॉपर्टी फॉर रेजिंग लोन्स। बात समझ पे आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। इतना लिख कर आओगे बल्ले बल्ले, कोई टेंशन ही नहीं, कोई नंबर तुम्हारे छू नहीं सकता भाई साहब। आगे बढ़ते, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। जब आपको पता है कि मेरे को पैसा मिला है और मेरे को ये पैसा वापस करने की जरूरत नहीं है, तो ये आपके लिए स्ट्रेंथ का काम करते हैं, बिकॉज आपके लिए कोई भी ये परमानेंट बर्डन जैसा साबित नहीं होते हैं। नो चार्ज ऑन एसेट होता है, इसलिए बोलते हैं इनको कि ये पैसा एक कंपनी के लिए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ होती है। अ कंपनी विद सब्सटैंशियल इक्विटी शेयर्स कमांड्स प्रेस्टीज इन द इन्वेस्टमेंट मार्केट। द एबिलिटी टू बोरो इज हाई ड्यू टू हाई क्रेडिट वर्दीनेस। जिस कंपनी के जितने ज्यादा शेयर्स लोगों ने सब्सक्राइब किए होते हैं, उस कंपनी की उतनी ज्यादा गुडविल होती है मार्केट के अंदर, और उनकी लोन एपेटाइट भी कम नहीं होती। अगर चाहें वो पैसा लोन से रेस करना तो लोन से भी रेस कर सकते हैं, बिकॉज इक्विटी शेयर से तो पैसा तो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ होती है। आगे बढ़ते हैं, स्मॉल नॉमिनल वैल्यू। जैसे आपने कभी जब आप शेयर्स के चैप्टर में आप पढ़ रहे थे मेरे से शेयर्स, तब मैंने आपको बताया था ना कि शेयर्स कभी भी एक साथ इश्यू नहीं होते। आप इंस्टॉलमेंट्स में भी इशू कर सकते हैं, या आप स्मॉल नॉमिनल वैल्यू में भी शेयर्स को इशू कर सकते हो। मतलब कोई जरूरी नहीं कि एक शेयर को 1 लाख रुपए का ही बेचो, ठीक है ना। आप स्मॉल प्राइसेस में भी बेच सकते हो टू डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। बात समझ में आ रही है? द फेस वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर्स इज जनरली वेरी लो। जैसे एक कंपनी अपना शेयर्स हो सकता है 100 रुपए में। आज थोड़ी दिन पहले तक टाटा मोटर्स का शेयर्स कितने का था? 700-800 रुपए का था। तो अगर किसी को एक शेयर खरीदना है तो मात्र 800 रुपए देने। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये हो गया स्मॉल नॉमिनल वैल्यू, जिससे हर कोई बंदा शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ दिस नॉमिनल वैल्यू। अब आते हैं, हम बात करने जा रहे इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदे हैं।
आप एक एक इन्वेस्टर किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स में क्यों पैसा डाले, क्या फायदा है, आओ जरा देखा जाए। इक्विटी शेयर्स एंजॉय वोटिंग राइट्स। सबसे पहला क्या है, वोटिंग राइट्स एंड कंट्रोलिंग पावर ओवर द कंपनी। आप कंपनी के मालिक होते हो, जितने भी शेयर होल्डर हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं, बिकॉज उनके पास वोटिंग राइट्स होती है। भाई अगर मेरे पास रिलायंस के शेयर्स हैं तो रिलायंस का मालिक कौन, शुभम जगदीश है रिलायंस का मालिक। मुकेश अंबानी को तो मैंने डायरेक्टर रखा हुआ है, लेकिन मालिक कौन है, शेयर होल्डर्स। क्यों, क्योंकि मेरे पास वोटिंग राइट्स हैं, वोटिंग राइट्स हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज इन्वेस्टर को मिलता है वोटिंग राइट्स का। दूसरा एडवांटेज क्या मिलता है, द लाइबिलिटी ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब बाय देम। भाई मेरी लाइबिलिटी कितनी, जितने के शेयर्स मैंने खरीदे हैं, जितना मैंने इन्वेस्टमेंट लगाया है उतने की ही लाइबिलिटी होगी, उससे ज्यादा मेरा पैसा घर से नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही, चले भले ही मैं कंपनी का ओनर हूं, मैं शेयर होल्डर हूं, मेरी लाइबिलिटी फिक्स्ड है टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आई मेड इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। क्लियर। अगला फायदा क्या होता है, इन केस ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस द रेट ऑफ डिविडेंड कैन बी वेरी हाई। फॉर एग्जाम्पल हीरो होंडा मोटर्स हैड पेड 900% डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स इन द ईयर 2002-2003। भाई क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा डिविडेंड मिलने के भी चांसेस होते हैं। डिविडेंड में आपका प्रॉफिट हो जाएगा, आपने इक्विटी शेयर्स ले रखे, आपको डिविडेंड मिल गया। 2002-2003 में 900% का डिविडेंड दिया था हीरो मोटर कॉर्प्स ने। उस समय हीरो होंडा हुआ करती थी वो, ठीक है। तो चांसेस होता है कि आपको डिविडेंड बहुत सारा मिल सकता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव प्रीएम्प्टिव राइट्स। ये प्रीएम्प्टिव राइट्स एक बहुत बड़ा राइट्स होता है, अभी बताता हूं क्या होता है। टू सब्सक्राइब टू न्यू शेयर्स इशूड बाय द कंपनी, सच शेयर्स आर कॉल्ड राइट शेयर्स। अब देखो क्या होता है, अगर कंपनी फ्यूचर में चल के अपने नए शेयर्स मार्केट में इशू करने वाली है तो सबसे पहले वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछती है क्या आप वो शेयर्स लेना चाहते हैं। तो ये राइट को बोलते हैं प्रीएम्प्टिव राइट, इसीलिए इस शेयर्स को बोलते हैं राइट शेयर्स। अगर आप पहले से कंपनी के शेयर होल्डर हो तो नए शेयर्स को सब्सक्राइब करने का पहला मौका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, जिसको प्रीएम्प्टिव राइट कहा जाता है। आगे बढ़ते, the value of investment in equity shares may increase many-fold during boom and prosperity of the company holders. Company holders of these shares can earn capital gains. आपने सुना होगा ना कई बार कि एसीसी का शेयर्स पहले 300 का था, फिर बाद में 9000 का हो गया। तो मल्टीफोल्ड टाइम्स मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है, जिससे मुझे कैपिटल गेन हो सकता है। यह सबसे बड़ा रीजन है इक्विटी शेयर्स खरीदने का। भाई मैंने टाटा मोटर्स कई साल पहले ना 67 रुपीज में खरीदा था, आज की डेट में वो 800 रुपए का हो गया। तो मेरी इन्वेस्टमेंट होगी ना मल्टीफोल्ड टाइम्स। कोविड के समय मैंने टाटा मोटर्स के शेयर्स 300 रुपए के अंदर खरीदे थे और आज के डेट में वो शेयर 750-800 रुपए के हो रहे हैं, मेरी तो इन्वेस्टमेंट डबल हो गई ना। यही रीजन है कि एक इन्वेस्टर इक्विटी शेयर्स में पैसा डालता है, बिकॉज बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसकी इन्वेस्टमेंट मल्टीफोल्ड टाइम्स बढ़ सकती है। आगे, शेयर होल्डर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे इनकम टैक्स ऑन डिविडेंड्स रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी। डिविडेंड्स जो मिल रहे हैं उस पर किसी भी शेयर होल्डर्स को टैक्स पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी तक तो ये बात बहुत बढ़िया है। आई होप तुमको यहां तक बात समझ में आई होगी। लेकिन जैसे बोलते हैं ना, हर एक चीज का फायदा नहीं होता, कुछ नुकसान भी होता है मालिक। तो क्या नुकसान है इक्विटी शेयर्स का, आओ समझते हैं। पहले कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएडवांटेजेस को समझते हैं, फिर हम डिसएडवांटेजेस समझेंगे इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी को क्या होता है, मैनिपुलेशन ऑफ कंट्रोल। आई होप आपको विजिबल होगा अच्छे से, जी हां बिल्कुल विजिबल है। मैनिपुलेशन ऑफ कंट्रोल। मैनिपुलेशन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है भाई, तुमको पता है, जब बहुत सारे शेयर होल्डर्स हो जाते हैं, उनके पास वोटिंग राइट्स होती है, तो वो कंपनी में ना बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस करने लग जाते हैं। तो जिसकी वजह से आपका जो कंट्रोल है ओवर द कंपनी वो डाइल्यूट होने लग जाता है। जैसे मान लो मैंने कंपनी शुरू की ओबीसी लिमिटेड, मेरी कंपनी पब्लिक लिमिटेड हो गई, मैंने शेयर्स इशू कर दिए, अब वो शेयर होल्डर रोज मेरे बिजनेस में इंटरफियर कर रहा है, तो मैं नहीं बोलूंगा कि मेरा जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट हो रहा है, मेरा कंट्रोल जो है वो मैनिपुलेटेड हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। ऐसे लोग जिनको अपनी कंपनी के ऊपर 100% कंट्रोल चाहिए, उनके लिए इक्विटी शेयर्स अच्छा ऑप्शन नहीं होता है। Equity shares carry full voting rights. This gives rise to many undesirable practices by persons who seeks to gain control over the company. Often there is concerning of votes, manipulation of control by clicks of shareholders to their own advantage. कई बार shareholders अपने हित के चक्कर में बहुत ज्यादा बिजनेस पर, कंपनी पर कंट्रोल करने लग जाते हैं। तो ये बात तुमको समझ में आ गई होगी, एकदम दिल से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े, दूसरा है डिग्री ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। डिग्री ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है, एक कंपनी को जितने पैसों की जरूरत है
उससे ज्यादा कई बार वो रेस कर लेती है। जब एक्सेस में कंपनी के पास पैसा होगा तो वो अनड्यू एडवांटेज की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि अभी हुआ, बायजूस ने बहुत सारा पैसा रेस कर लिया मार्केट में, ठीक है ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट इन्वेस्टर से उसने पैसा रेस कर लिया, अननेसेसरी के खर्चे बढ़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम बोलते हैं ना डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन हो गया है। वो पैसा जो ऑप्टिममली यूटिलाइज करना था वो वेस्ट हो रहा है, या तो वो आइडल पड़ा हुआ है कंपनी के पास, वो यूज ही नहीं हो पा रहा है, चैनलाइज ही नहीं हो पा रहा है, या उस पैसे का गलत मिसयूज होने लगता है, गलत यूज होने लगता है। बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं हम लोग डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। Capital raised through equity shares is not refundable during the lifetime of the company. Mistakes in the estimation of financial requirements, over enthusiasm may lead to overcapitalization, resulting in lower rate of earnings and dividends. Financial structure becomes inflexible. कई बार अब कंपनी की गुडविल कैसे बढ़ेगी जब वो अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न बढ़िया देगा, और अगर हमने जरूरत से ज्यादा पैसा रेज कर लिया है तो हम उसके हिसाब से शेयर होल्डर्स को रिटर्न नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से कंपनी की गुडविल एट स्टेक हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, नो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में क्या होता है? वैसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इस चैप्टर का पार्ट नहीं, चैप्टर नंबर 2 का पार्ट है, मैंने बहुत डिटेल में उधर बताया हुआ है। तुमने नहीं देखा तो चैप्टर नंबर 2 पहले देखो, तो तुम्हें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एकदम आंखों के रस्ते दिल में क्लियर हो जाएगा। व्हेन द एंटायर शेयर कैपिटल इज रेज्ड थ्रू इक्विटी शेयर्स, द बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज नॉट अवेलेबल। भाई हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को छोड़ देते हैं बिकॉज हम सारा पैसा तो शेयर्स के थ्रू ही रेस कर लिया है हमने, तो हमारे को जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट है ना वो नहीं मिल पाता है। कमेंट में लिखना कितने लोगों को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में दिक्कत है, एक सेपरेट वीडियो आएगा। वैसे मैंने ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पे डिटेल में चैप्टर नंबर 2 में बताया, अगर तुमने देखा है तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अगला आता है कॉस्टली सोर्स। भाई पता है इक्विटी शेयर्स को रेज करने में ना कंपनी के पैसे बहुत खर्च होते हैं, पूरा एक प्रोसेस होता है, प्रोस्पेक्टस इशू करो, इतने सारे पेपर वर्क होते हैं, इशू करने में बहुत सारा पैसा कंपनी का लग जाता है। इसलिए बोलते हैं इक्विटी शेयर से पैसा रेज करना कंपनी के लिए एक कॉस्टली सोर्स है। द कॉस्ट ऑफ इशूइंग इक्विटी शेयर्स इज हायर देन दैट ऑफ कॉस्ट ऑफ इशूइंग अदर टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। अंडरराइटिंग, कमीशन, ब्रोकरेज एंड अदर इशू एक्सपेंसेस आर वेरी हाई फॉर इक्विटी कैपिटल। और लास्ट है इनफ्लेक्सिबल। A company cannot issue shares in excess of its authorized capital and stated in the memorandum of association. Inflexible क्यों बोलते हैं? हर एक कंपनी की एक ऑथराइज लिमिट होती है जो सेबी तय करता है कि भाई इससे ज्यादा शेयर्स आप मार्केट में इशू नहीं कर सकते। अगर हमने सारा पैसा पहले ही इशू कर लिया है, पहले ही रेज कर लिया है इक्विटी शेयर से, तो हम इनफ्लेक्सिबल हो जाएंगे, फ्यूचर में और पैसा हम रेज नहीं कर पा रहे होंगे। तो यहां पर मैंने आपको 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं एज अ डिसएडवांटेज। मिनिमम 4 पॉइंट आप जरूर प्रिपेयर कर लेना व्हेन इट कम्स टू योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या दिक्कत होती है। सबसे पहली जो दिक्कत है वो है परपिचुएशन ऑफ कंट्रोल बाय फ्यू। भाई हमें ऐसा लगता है कि वोटिंग राइट सबको मिल रहे हैं, लेकिन उसका कंट्रोल सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में होता है, जनरली वो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। कहना क्या चाहते हैं? एनी न्यू इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स हैज टू बी फर्स्ट offered to the existing shareholders. As a result, the company comes to be managed by a handful of persons. Ordinary and small shareholders remain owners in name only. तुम्हें पता है क्या? अगर कंपनी नया शेयर्स इशू कर रही है, पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मौका दिया जाएगा। अब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास ज्यादा शेयर्स हो जाते हैं तो वो ज्यादा कंट्रोल करने लगते हैं कंपनी। और कहने की बात है वोटिंग राइट्स मिलता जरूर है आपको, लेकिन एक्सरसाइज वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करते हैं। तो लगता है हमारे पास सारी चीजें हैं, लेकिन आपके पास एक्चुअल में सिर्फ नाम की ही चीजें रह जाती हैं। दूसरा है हाई रिस्क। हाई रिस्क कैसे? आपने सारा पैसा इक्विटी शेयर्स पे लगा दिया, कंपनी डूब गई, आपका पैसा डूब गया, आपका पैसा कभी भी वापस नहीं होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स सिंक एंड स्विम विद द कंपनी। डिविडेंड एंड रिफंड ऑफ कैपिटल आर बोथ अनसर्टेन। द राइट टू डिक्लेयर डिविडेंड लाइज विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। Shareholders cannot increase the rate of dividend recommended by the boards of directors. Prices of shares keeps on fluctuating. अब जैसे तुम देखो आईटीसी का शेयर्स एक समय पे कितना हाई था, फिर धीरे धीरे वो इतना डाउन पर चला गया, तो जिसने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था उनकी इन्वेस्टमेंट बेकार चली गई। जैसे यस बैंक के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो ये रिस्क बहुत ज्यादा होता है इक्विटी शेयर्स पे, इसलिए बोलते हैं इसको दे सिंक एंड स्विम विद द ग्रोथ ऑफ द कंपनी एंड दे फॉल विद द डाउनफॉल ऑफ द कंपनी। आगे बढ़ते हैं अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन। अब अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन को समझने के लिए तुमने सबने स्कैम 1992 तो देखा होगा। एसीसी का शेयर हर्षद मेहता ने गलत तरीके से मार्केट पे कितने मल्टीफोल्ड टाइम्स बढ़ा दिया।
तो इस चक्कर में नुकसान किसका होता है? इस चक्कर में नुकसान होता है हमारी कॉमन पब्लिक का, जो सोच रही है भैया अभी तो शेयर्स बढ़ रहे हैं, अभी इन्वेस्ट कर देते हैं, आगे और बढ़ेंगे, और एकदम से अगर मार्केट फॉल हो जाती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट व्हाइट वॉश हो जाएगी। तो अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन की वजह से इन्वेस्टर के लिए काफी रिस्की इन्वेस्टमेंट हो जाता है ये। आओ जरा एग्जाम में देख के क्या लिखते हैं। वेरी ऑफन देयर इज अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन इन द प्राइसेस ऑफ द इक्विटी शेयर्स। This is more so during boom when the prices are rising. Directors and officers of the company may also indulge in speculation on the basis of inside knowledge about the company. Innocent and ignorant investors always suffer. ठीक है, समझ में आ रही है बात? एकदम आंखों के रास्ते दिल में उतर रही है, या ऐसा बिहेव हो रहा है भाई? भाई 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 चीजें तो बड़ी आसान थी, ऐसा तो नहीं लग रहा है तुमको? कोई बात नहीं, चलो भैया बढ़ते हैं। अगली कहानी शुरू होने जा रही है प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। इक्विटी शेयर्स का एपिसोड यहां पर खत्म होता है। भाई ये जो नया किरदार जिसकी एंट्री होने जा रही है, जिसका नाम है प्रेफरेंस शेयर्स, ये इक्विटी शेयर से तो अलग होता है, और इक्विटी शेयर से ये लेस रिस्की होता है। इसके फायदे क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स के पास ना रेट ऑफ डिविडेंड पहले से फिक्स होता है कि भैया प्रेफरेंस शेयर्स को 10% प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, 12% मिलेगा, 15% मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर जो राइट ऑफ डिविडेंड होता है पहले से प्री डिसाइडेड होता है, लेकिन इनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते, लेकिन ये अपना हिस्सा ऑन डिविडेंड क्लेम जरूर कर सकते हैं। इसीलिए इनको प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं, क्योंकि इनके पास प्रेफरेंशियल राइट्स होती हैं ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। इसको कम रिस्की इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका पैसा इक्विटी शेयर्स के वापस करने से पहले वापस करेगी कंपनी। लेकिन यहां पर भी कंपल्शन नहीं है कि कंपनी पैसा वापस करने वाली है, ठीक है ना, लेकिन पैसा इक्विटी शेयर से पहले वापस करेगी, इस बात की गारंटी। और डिविडेंड का रेट यहां पर फिक्स होगा। अगर कंपनी कभी भी डिविडेंड देगी तो इन लोगों को पहले देगी और सर्टेन रेट से देगी। इसके फायदे हैं, कुछ नुकसान है, आओ जरा देखते हैं। पहले देखते हैं एग्जाम में अगर प्रेफरेंस शेयर्स पूछा गया तो क्या लिखेंगे। Preference shares are the shares which carry certain privileges or preferential rights both regarding the dividend and the return of capital. पहली बात क्या है? Dividend at a fixed rate must be paid on preference shares before any dividend is paid to equity shares। मैंने बताया ना, equity shares को dividend देने से पहले preference shares को dividend दिया जाएगा। Secondly, in the event of winding up of the company, preference shareholders must be paid back their capital before equity shareholders. Generally, preference shares do not carry any voting rights except when dividend is outstanding for more than 2 years. Preference shares का पैसा इक्विटी शेयर से पहले वापस किया जाएगा। इनके पास जनरली कोई वोटिंग राइट्स नहीं होती है, लेकिन इनके पास प्रेफरेंशियल राइट्स होती हैं ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। आइए बढ़ते हैं और अगले टॉपिक देखते हैं। इसके टाइप्स हमारे सिलेबस में हैं। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, आओ समझते हैं। सबसे पहला है जो आपके सामने आ रहा है वो है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को आओ समझो। मान लेते हैं एक साल कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, लेकिन किसी भी रीजन से वो पे नहीं कर पाई, तो वो डिविडेंड अगले साल क्यूमुलेट हो जाएगा, अगले साल के डिविडेंड में ऐड हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? मान लो अगर एक साल कंपनी डिविडेंड नहीं पे कर पाई तो वो अगले साल पेबल नहीं होगा। दैट मींस योर डिविडेंड इज नॉट गेटिंग क्यूमुलेटेड इन द नेक्स्ट ईयर। बस यही बात होती है, लेकिन लिखना क्या है आओ जरा देख लेते हैं। इन द केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड्स नॉट पेड इन अ पर्टिकुलर ईयर carried forward to the next year. Such unpaid dividends go on accumulating and becomes payable out of profits in the subsequent years. अगले साल payable हो जाएगा। नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होगा? प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड्स डू नॉट accumulate. In case of company does not have sufficient profits in any year, the right to dividend in the respect of that year is lost ever या forever. अगर एक साल डिविडेंड नहीं मिला तो वो अगले साल नहीं क्यूमुलेट होने वाला है, नहीं ऐड होने वाला है, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। समझ में आ गई बच्चा पार्टी? अब आते हैं पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेट, कई बार मैंने देखा है बच्चों की आंसर कॉपी में, जब बोर्ड्स पे करेक्शन में जाता था मैं, पार्टिसिपेटिंग में लिख देते हैं बच्चे शेयर होल्डर्स हु पार्टिसिपेट इन द वर्किंग ऑफ अ बिजनेस। अरे कैसी आत्मा हो, कैसी आत्मा तुम्हारी गवारा कर देती है ये आंसर लिखने में? नहीं भैया, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग आता है डिविडेंड के केस में।
पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? जो बचे हुए प्रॉफिट्स पर अपना डिविडेंड क्लेम कर सकते हैं। नॉन पार्टिसिपेटिंग कौन होते हैं? जो बचे हुए प्रॉफिट्स पर अपना डिविडेंड क्लेम नहीं कर सकते हैं। बस यही तो बात है। आओ जरा देखते हैं। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स गिव द होल्डर्स द राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट्स लेफ्ट आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स टू प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर कुछ प्रॉफिट बचेगा तो उस पर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स अपना हिस्सा मांग सकते हैं। होल्डर्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी इन एडिशन टू द नॉर्मल फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। जो डिविडेंड मिल रहा है वो तो मिलेगा, बचे हुए प्रॉफिट पर अपना हिस्सा भी मांग सकते हैं। इससे बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या होता है? जो अपना हिस्सा मांग नहीं सकता है। On the contrary, the holders of non-participating preference shares do not enjoy the right to share in the surplus profits. They get only the fixed dividends. सबको समझ में आ रहा है ना? आंखों के रस्ते दिल में उतर रहा है ना? कमेंट सेक्शन में अगर लिख के नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा मालिक? लिखो जल्दी से कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे बढ़ूं, आगे आते हैं कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या उनसे होते हैं? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के पास कुछ सालों बाद राइट्स होता है कि आफ्टर अ सर्टेन फिक्स पीरियड वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। बट वेयर एज नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के पास ऐसा कोई भी राइट नहीं होता। वो कभी भी राइट मतलब वो कभी भी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते हैं। तो देखो भैया, होल्डर ऑफ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन गेट सच शेयर्स कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर अ फिक्स पीरियड, बट वेयर एज प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आर नोन एज नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर है भाई? आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाओ। लिखने विखने की कोई जरूरत नहीं है। ये नोट्स मैं दे रहा हूं ना, डाउनलोड कर लेना ना एप्लीकेशन से, फ्री में सबके लिए अवेलेबल है। काय को दिक्कत हो? रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल नहीं है, इररिडीमेबल होगा। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल क्या होता है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम इन शेयर होल्डर्स का पैसा कंपनी वापस कर देगी। जैसे बोला कि प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स। 10 साल के बाद कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा वापस कर देगी। उसे बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या उनसे होते हैं? जिनका पैसा आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कंपनी कभी भी वापस नहीं करेगी। कंपनी पैसा कब वापस करेगी? इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। जब बिजनेस बंद हो रहा होगा, धंधा बंद हो रहा होगा, तब आपका पैसा वापस किया जाएगा। उसे बोलते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। समझ में आया मालिक? आओ देखते हैं। The holders of redeemable preference shares can be refunded their capital after the expiry of a specific period or at the discretion of the company as stated in the articles of association. After certain time period पैसा वापस हो जाएगा। Non redeemable नहीं, irredeemable preference shares क्या होते हैं? Cannot be redeemed before the winding up of the company. However, the Companies Act 2013 lays down that preference shares cannot be issued for a period of more than 20 years. Therefore, a company cannot issue irredeemable preference shares. कई बार ये MCQs में पूछ लिया जाएगा, can a company issue irredeemable preference shares for a period of more than 20 years? आंसर है no. कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर स्ट्रिक्ट लॉज निकाल दिए गए हैं कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को 20 साल से ज्यादा के पीरियड के लिए इशू नहीं कर सकती है। तो टेक्निकली आज की डेट में सारे प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ही कहलाएंगे। समझ में आई बात? अब देखते हैं एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस भैया, ये जो स्पेलिंग मिस्टेक देख रहे हो ना, ये हमारे टाइपिस्ट ने की है तो इग्नोर कर देना। एडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स के एडवांटेजेस पहले हम देखते हैं कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। कंपनी को क्या फायदा होता है प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते समय? कोई भी 3 से 4 पॉइंट्स बिल्कुल प्रिपेयर करके जाना है। सबसे पहला, अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स जो बहुत रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके लिए ये बड़ा बढ़िया ऑप्शन होता है कि प्रेफरेंस शेयर्स में पैसा डालो, रेगुलर डिविडेंड उठाओ, मजे ही मजे। बात समझ में आ रही है? प्रेफरेंस शेयर्स आर ग्रेटली अपील टू दोज इन्वेस्टर्स who look for reasonable safety for their capital along with a fixed but higher return than that obtainable on debentures. दूसरा क्या है? No burden on profits. कंपनी को फायदा क्या होता है भैया? अगर पैसा होगा तो डिविडेंड देंगे, अगर पैसा नहीं होगा तो प्रेफरेंस शेयर्स को भी कुछ पैसा नहीं देना है, मजे ही मजे। तो कोई भी बर्डन नहीं आता है कंपनी के ऊपर कि पैसा वापस करना ही करना है। Preference shares do not put a fixed burden on finances as dividends are payable only out of profits. The cost of finance is also less. तीसरा, no interference in management. No interference in management का मतलब क्या है? क्योंकि preference shares के पास कोई भी voting rights नहीं है, तो ये manipulation of control नहीं कर पाते हैं। ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। Generally, preference shares do not carry voting rights.
Therefore, promoters can retain exclusive control over the company by issuing preference shares. There is no dilution of control. बात समझ पा रही? मैं कीवर्ड्स को हाईलाइट भी कर दे रहा हूं, जो कि तुम्हारे एग्जाम में टीचर बोल रहा है कि हाईलाइट नहीं कर रहे, हाईलाइट नहीं कर रहे, हाईलाइट कर रहे हैं मालिक, यही लिख कर आना है तुम्हें. अगला, नो चार्ज ऑन एसेट. अगेन यहां पर भी फायदा है कि प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते समय आपको किसी भी तरह के असेट्स को मॉर्टगेज या गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है. कंपनी के लिए सारे एसेट्स उनके मॉर्टगेज फ्री रहते हैं. इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट इन्वॉल्व एनी मॉर्टगेज और चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी. द कंपनी कैन कीप इट्स फिक्स्ड असेट्स फ्री टू बी यूज्ड फॉर रेजिंग लोन्स इन फ्यूचर. तो तुम देख रहे हो, तुम अगर इक्विटी शेयर्स को ध्यान से पढ़ो, उसके एडवांटेजेस, और प्रेफरेंस शेयर्स के एडवांटेजेस पढ़ो, कहीं ना कहीं बहुत सारे पॉइंट सिमिलर हैं. तो जो बच्चे बोलते हैं ना मुझे कॉमर्स याद नहीं होता है, रिकॉल नहीं होता है, तुम भाई रिलेट करके पढ़ना शुरू करो, तुमको सब कुछ याद रह जाएगा. आओ भाई, अब इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इनके फायदे देखते हैं. क्या है इन्वेस्टर को क्या फायदा होता है? आओ जरा देखो. इन्वेस्टर गेट्स मोर स्टेबल एंड रेगुलर डिविडेंड बिफोर पेमेंट्स ऑफ इक्विटी डिविडेंड. रेट ऑफ डिविडेंड इज ऑल्सो फिक्स्ड. भाई इन्वेस्टर को लगता है यार कम से कम हमको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड तो मिलेगा, और कम से कम इक्विटी शेयर से ये लेस रिस्की है, तो उनके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन जाता है ये. द रिस्क इन्वॉल्व्ड इज कंपैरेटिवली लेस बिकॉज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज पेएबल बिफोर इक्विटी शेयर्स कैपिटल ऑन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी. भाई अगर कंपनी बंद हो रही होगी तो कम से कम पैसा इक्विटी शेयर से तो पहले मिलेगा ना, ये तो फायदा है ना, तो कम रिस्की हुआ ना. अगला, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन एक्सपेक्ट टू गेट बैक देयर इन्वेस्टमेंट आफ्टर अ सर्टेन टाइम. भाई आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम प्रेफरेंस शेयर्स का तो पैसा वापस मिल जाएगा, इक्विटी शेयर का तो पैसा वापस मिलेगा ही नहीं. जब मिलेगा तो इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप पर ही मिलने वाला है, तो यहां पर तो लेस रिस्की हो गया. इन्वेस्टर के लिए तो फायदा ही फायदा हो गया. ठीक है ना भाई, बात समझ में आ रही है? इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स द अरियर्स ऑफ डिविडेंड ऑल्सो अक्यूमुलेट एंड आर पेएबल इन फ्यूचर. अगर आपका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तो अगर एक साल डिविडेंड नहीं मिला तो अगले साल वो कम से कम ऐड ऑन हो गए, कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा. तो ये भी एडवांटेज मिलता है हमारे शेयर होल्डर्स को. बात समझ में आ रही है? अब जैसा कि बोलते हैं ना कि हर चीज के फायदे नहीं होते, नुकसान भी होते हैं. आओ जरा बाबू बच्चा नुकसान देखते हैं कि नुकसान क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है प्रेफरेंस शेयर्स के. सबसे पहला कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहली बात है ये कॉस्टली सोर्स होता है. कॉस्टली सोर्स क्यों? बिकॉज अगेन बहुत सारा पेपर वर्क, बहुत सारा कमीशन, बहुत सारा अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज देना पड़ता है. व्हाइल अ कंपनी कैन इशू प्रेफरेंस शेयर्स. लिखना क्या है? द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस थ्रू प्रेफरेंस शेयर्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डिबेंचर्स. इक्विटी शेयर से कम पैसा लगता है लेकिन डिबेंचर्स से ज्यादा पैसा लगता है इसको इशू करने में. प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पसेस. आप जो प्रेफरेंस डिविडेंड दे रहे हैं वो कंपनी को टैक्स में डिडक्टेबल नहीं होता, तो कंपनी के लिए नुकसान है. दूसरी बात, परमानेंट बर्डन. परमानेंट बर्डन क्यों? क्योंकि जब तक प्रॉफिट होता रहेगा एक सर्टेन रेट पर आपको प्रेफरेंस डिविडेंड देते रहना पड़ेगा, बिकॉज आपने ये प्रॉमिस किया है कि हम प्रेफरेंस शेयर्स को एक सर्टेन रेट ऑफ डिविडेंड देंगे. तो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए ये एक परमानेंट बर्डन होता है, क्योंकि डिविडेंड तो एक सर्टेन रेट से देना ही देना है अगर कंपनी डिसाइड करती है डिविडेंड देने को. तो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स हैज टू बी पेड एट अ फिक्स्ड रेट बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स. व्हेन द कंपनी इनकर्स लॉसेस the burden of dividend is high, especially in case of cumulative preference shares. दूसरी बात या तीसरा पॉइंट क्या है? लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं. रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इन्वॉल्व सेवरल लीगल रिस्ट्रिक्शंस, जिसकी वजह से एक कंपनी के लिए ये डिसएडवांटेज बन जाता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है लो अपील. लो अपील क्यों? क्योंकि बहुत सारा इन्वेस्टर प्रेफरेंस शेयर से पैसा लगाना नहीं चाहता. काहे को? बिकॉज प्रेफरेंस शेयर्स में ना आपकी इन्वेस्टमेंट मल्टीफोल्ड टाइम्स बढ़ नहीं सकती, आपको कैपिटल गेन नहीं हो सकता, इसलिए कम लोग प्रेफर करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स में पैसा डालना. इसलिए कंपनी सोचती है यार प्रेफरेंस शेयर्स नहीं इश्यू करो, ये बिकॉज क्योंकि लोग खरीद ही नहीं रहे, लोग इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे. प्रेफरेंस शेयर्स हैव लिटिल अपील टू इन्वेस्टर्स. कॉशियस एंड कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स प्रेफर्स डिबेंचर्स. रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स प्रेफर इक्विटी शेयर्स. देयरफॉर कंपनी कैन रेज लिमिटेड फंड्स थ्रू प्रेफरेंस शेयर्स. बात समझ में आ रही है? अब जरा देखते हैं कि इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिसएडवांटेज होने वाले हैं. 3 से 4 पॉइंट यहां से भी आपको प्रिपेयर करने हैं. सबसे पहला, लैक ऑफ वोटिंग राइट्स. वोटिंग राइट्स ही नहीं मिलता है तो आप बिजनेस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते हो. सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है. हां, तुमको प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं ऑन द सरप्लस प्रॉफिट्स, मगर वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं कि बिजनेस की एक्टिविटी में, एजीएम में आप इंटरफेयर कर सको. दूसरा, फियर ऑफ बीइंग शोन द डोर. फियर ऑफ बीइंग शोन द डोर का मतलब क्या है? जब कंपनी के पास सरप्लस पैसा होगा
वो प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे देकर उनको रास्ता दिखा देगा, भैया ये लो पैसा और निकल लो यहां से। मतलब तुम्हारा पैसा कंपनी कभी भी वापस कर सकती है। मतलब मान लो एक कंपनी का अभी शुरुआत है, डाउनफॉल है, आपने पैसा लगाया, जब कंपनी ग्रो कर गई आपका पैसा उठाकर उसने वापस कर दिया। यार जब तुमको पैसा कमाने की बारी आई थी तब तो तुम्हारा पैसा वापस हो गया। तो ये एक इन्वेस्टर के लिए डिसएडवांटेज हो जाता है। तीसरा है नो कैपिटल अप्रिसिएशन। मैंने बताया ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सिर्फ डिविडेंड मिलता है, इनको कोई भी कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। बात समझ में आ रही है बच्चा पार्टी? और फिर क्या है, नो गारंटी ऑफ डिविडेंड्स। मैं समझा दे रहा हूं आपको, साथ साथ नोट्स भी दे दे रहा हूं, ठीक है ना। नो गारंटी ऑफ डिविडेंड्स का मतलब क्या है मालिक, कि जब प्रॉफिट होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे डिविडेंड देने को तभी मिलेगा, प्रॉफिट नहीं हुआ कोई डिविडेंड नहीं। तो कोई भी गारंटी नहीं है यहां पर। बात समझ में आ रही है? क्लियर? अब जो अगला क्वेश्चन है जो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं होमवर्क के लिए, कि प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स पे कम से कम कोई 6 पॉइंट के डिफरेंस जरूर प्रिपेयर कर लेने हैं। मैंने सीबी गुप्ता के आपको यहां पर नोट्स दे दिए हैं, आपको बस कोई भी 6 पॉइंट प्रिपेयर कर लेने, मजे ही मजे। एक तो मीनिंग हो जाएगा, दूसरा एक को वोटिंग राइट्स मिलते हैं, एक को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं, एक का डिविडेंड फिक्स होता है, एक का डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, एक के पैसे पहले वापस कर दिए जाते हैं, एक के पैसे बाद में वापस किए जाते हैं। ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं, कोई भी 6 प्रिपेयर कर लोगे मस्त। लेकिन याद रखना, जब भी आप डिफरेंस लिखो तो विदाउट बेसिस आप डिफरेंस मत लिखकर आना, और जब भी डिफरेंस लिखना तो ये टैब्यूलर फॉर्मेट में ही लिखकर आपको आना पड़ेगा। तो भाई यहां पर एक और किरदार की स्टोरी होती है समाप्त। अब बढ़ते हैं आगे और अगला टॉपिक शुरू करते हैं। चलो भाई चलो, अगला टॉपिक जो आपकी नजरों के सामने आ रहा है उसका नाम है बोनस शेयर्स। अब जैसे कि बोलते नहीं, बोनस बोनस तो फ्री में मिलना चाहिए। जी हां, ये शेयर्स भी फ्री में ही मिलते हैं, मगर किसको? आओ जरा देखते हैं। लेकिन बोनस शेयर्स बनाने से पहले मैं बता देता हूं, अकाउंटेंसी के चैप्टर में बोनस शेयर का ट्रीटमेंट कैश फ्लो में इस साल बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, तो वहां पर भी जरूर पढ़ लेना। पर देखते हैं बोनस शेयर्स होता क्या है। Sometimes a company may have large undistributed profits which it wants to distribute among its shareholders. Instead of distributing these profits as dividend, the company issues fully paid shares to them free of charge in proportion to their existing shareholdings. These shares are called bonus shares. Bonus shares existing shareholders को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। किस रेशियो में? जिस रेशियो में उनके पास पहले से शेयर्स होल्डिंग थी, ठीक है ना। कंपनी डिविडेंड देने के बजाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स दे देती है, भैया ये लो फुल्ली पेड अप शेयर्स। पहले आपके पास लेट्स से 5 शेयर्स थे और अब हम लोग हर 5 शेयर्स पर एक बोनस शेयर्स फ्री में दे रहे हैं, तो आपके पास अब कितने शेयर्स हो जाएंगे? 6 शेयर्स। आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा, आपको फ्री में मिलेगा। इसे बोलते हैं बोनस शेयर्स। अब राइट शेयर्स क्या होता है, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। राइट शेयर्स क्या होते हैं? जब भी कंपनी अपने नए शेयर्स मार्केट में इशू करने वाली होती है तो वो ये शेयर्स की राइट पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देती है कि भैया आप मेरे नए शेयर्स आने वाले हैं, क्या खरीदना चाहेंगे? अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ने खरीद लिया तो उसको बोलते हैं राइट शेयर्स, और जो ये राइट्स एक्सरसाइज करते हैं उसको बोलते हैं प्रीएम्प्टिव राइट। इस बार का एमसीक्यू का क्वेश्चन है ये। आओ जरा देखते हैं। राइट शेयर्स आर द शेयर्स ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट अ डिस्काउंट टू द मार्केट प्राइस थ्रू अ लेटर ऑफ ऑफर। मतलब फ्री में नहीं मिलता। बोनस शेयर तो फ्री में मिलता है, लेकिन राइट शेयर्स फ्री में नहीं मिलता, लेकिन मार्केट प्राइस से थोड़ा सस्ता मिलता है। द ऑफर ऑफ राइट शेयर शैल बी मेड बाय नोटिस स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। द नोटिस शैल गिव एटलीस्ट 30 days फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। If the offer is not accepted within this period, it shall be deemed to have been declined। और फिर वो शेयर्स मार्केट में दूसरे शेयर होल्डर्स को ऑफर कर दिए जाएंगे। भाई बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स में बेसिक डिफरेंस ये है कि बोनस शेयर्स को फ्री में दिया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, राइट शेयर्स को फ्री में नहीं दिया जाता है, लेकिन ये भी दिया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही, लेकिन एक डिस्काउंट प्राइस पर। इसको राइट शेयर्स बोलते हैं। और जो शेयर होल्डर्स अपनी राइट्स को एक्सरसाइज करते हैं उसको कौन सी राइट बोलते हैं? प्रीएम्प्टिव राइट। क्या बात समझ में आई? लेकिन अब पेपर में आपसे ऐसा डिफरेंस जरूर पूछा जाएगा, थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूं मैं। राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स का डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, तो ये डिफरेंस आपको एज अ होमवर्क में दूंगा। हर बार डिफरेंस में देता हूं होमवर्क में, तो ये कर लो। बात समझ में आ रही है? नोट्स में मिलेगा, बस आपको कोई भी 5 से 6 पॉइंट प्रिपेयर करने हैं। जैसे कि क्या? राइट शेयर्स मिलते हैं पैसा देकर और बोनस शेयर्स मिलते हैं फ्री में। एक तो मीनिंग यही हो गई,
फिर दूसरा क्या है, राइट शेयर्स आर टू बी पेड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, बोनस शेयर्स आर एब्सोल्युटली फ्री। इस तरह करके आपको 4-5 पॉइंट प्रिपेयर कर लेना है, बल्ले बल्ले हो जाएगी। नोट्स पे मैं दे दे रहा हूं, ये आपका दायित्व बनता है प्रिपेयर करना। कमेंट सेक्शन में लिखो, कर लोगे ना प्रिपेयर, आ जाएगा एग्जाम में तो कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। राइट शेयर्स क्या होते हैं, बोनस शेयर्स क्या होते हैं, समझ में आ गया। अब आते हैं ईसॉप्स के ऊपर, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। मतलब कई बार हमारे पास ना कुछ बढ़िया इंप्लॉय होते हैं, हमको लगता है ये हमारा बिजनेस कहीं छोड़कर चले ना जाएं, तो हम उनको कंपनी के शेयर्स ऑफर करते हैं। उन शेयर्स को एक एम्प्लॉय खरीद लेता है और वो आपकी कंपनी में वेस्टेड हो जाता है कि मतलब ये हमारा अच्छा एम्प्लॉय था, अब ये छोड़कर जाएगा नहीं, बिकॉज ये हमारी कंपनी का शेयर होल्डर भी बन गया है। लेकिन एग्जाम में क्या लिख कर आएंगे, आओ जरा देखते हैं। एन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इज अ स्कीम अंडर विच एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी an employee of the company is given right to purchase a specified number of its shares at a stipulated price, usually below the market price during a given period of time। मतलब ESOPs क्या फ्री में मिलते हैं? नहीं, फ्री में नहीं मिलते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलते हैं। किसको मिलते हैं? एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को मिलते हैं, ठीक है ना, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नहीं। ओनली दोज एम्प्लॉयज आर गिवन दिस राइट who fulfill the specified eligibility conditions। उनको दिया जाता है जो कुछ एक एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय कम से कम 5 साल तो हमारे कंपनी में काम करना चाहिए, या वो डायरेक्टर लेवल का होना चाहिए, या वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, या ऐसी कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस को पूरा करने के बाद ही ईसॉप्स का ऑप्शन मिलता है, ठीक है ना। The employees who exercise this option may be allowed to pay the money in installments or by way of deduction from his her monthly salary। अब कंपनी का जो एम्प्लॉय वो पैसा धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में दे सकता है, अपनी सैलरी से भी कटवा सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ईसॉप्स कैसे दिए जाते हैं, याद रखना। ईसॉप्स के ऊपर एक केस स्टडी बनकर आएगा इस साल के पेपर में, जिसको हम एनालिटिकल क्वेश्चन बोलेंगे। तुमको गेस करना पड़ेगा कि ये बोनस शेयर्स है कि राइट शेयर्स है कि ये ईसॉप्स हैं। बात समझ पे आ रही है? चले भाई आगे बढ़ा जाए। मैं सारी की सारी केस स्टडीज आपको सैंपल पेपर्स में दे दूंगा, आप जाकर देख लेना। मैं बहुत सारा आपको केस स्टडी देने जा रहा हूं, 4000 से ज्यादा केस स्टडी प्रोवाइड कर रहा हूं सैंपल पेपर्स के अंदर, ठीक है ना। सर तो सैंपल पेपर फ्री कर दो ना यार, बड़ी मेहनत लगती है, पूरी टीम है, उनका भी घर चलता है, तो एक नॉमिनल सी फीस चार्ज कर रहा हूं 500 रुपए, विच इज अफोर्डेबल फॉर ऑलमोस्ट एवरीबडी यार। इसलिए वो सैंपल पेपर्स की मात्र फीस 500 रुपए रखी है। सैंपल पेपर तो है ही, लेकिन ये और इंपॉर्टेंट चीज है। अब आते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स के ऊपर। स्वेट इक्विटी एक वन ऑफ अ काइंड केस है। पहले आओ देखते हैं होता क्या है, फिर एग्जांपल से समझाता हूं। स्वेट इक्विटी शेयर्स आर द शेयर्स इशूड बाय कंपनी अंडर सेक्शन 79A ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 टू द एम्प्लॉइज और टू डायरेक्टर्स। पहली बात, किस सेक्शन के अंदर इशू किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 79A किसको इशू किया जाता है, या तो एम्प्लॉइज को या तो डायरेक्टर्स को। किस प्राइस पर? एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। दूसरी, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यहां पर पैसे नहीं लिए जाते हैं, हो सकता है कुछ सर्विसेज इन एम्प्लॉइज या डायरेक्टर से ले ली जाए। फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, हो सकता है कोई एम्प्लॉय या कोई ऐसा डायरेक्टर हो जिसके पास कोई प्रॉपर्टी राइट्स हो, जिसके पास कोई लाइसेंसेस हो, हम उनसे पैसा नहीं लेते हैं, उन राइट्स के बदले में, उन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बदले में उनको स्वेट इक्विटी शेयर्स दे देते हैं। लेकिन किस प्राइस पर देते हैं? एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। हो सकता है हम उनसे कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ले लें और बदले में उनको इक्विटी शेयर्स दे दें, जिसका पैसा वो धीरे धीरे दे सकते हैं अपनी सर्विसेज के थ्रू। बात समझ में आ रही है? क्लियर? स्वेट इक्विटी समझ में आ गया। अब आते हैं व्हाट इज रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स बहुत आसान है, मतलब आपने हर साल प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट से कुछ कुछ पैसा सेव कर लिया और जरूरत पड़ने पर वही प्रॉफिट आपने बिजनेस में वापस से पंप इन कर दिया, वापस से अपने बिजनेस में लगा दिया। इसको रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं। Retained earnings or plowing back of profit refers to the process of retaining a part of the net profit year after year and reinvesting the same in business। बात समझ में आ गई? This source is also called self financing। तुमसे पूछ सकते हैं retained earnings नहीं, self financing क्या होता है तो बताओ। self financing क्या होता है? retained earning ही होता है, ठीक है ना। As it is an internal method of finance, retained earnings are popular source of capital for modernization and expansion of the business। जनरली एक कंपनी अपना बचाया हुआ प्रॉफिट एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन के ऊपर ही लगाती है। अब इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस सिलेबस में हैं। सबसे पहले देखते हैं एक कंपनी को इसका एडवांटेज क्या होता है। सबसे पहला, ये कन्वीनियंट फॉर्म में होता है। इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल मेथड ऑफ फाइनेंस। काय को?
क्योंकि कोई पेपर वर्क नहीं होता, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती, कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता क्योंकि पैसा अपना ही है, जैसे मर्जी चाहे यूज कर लो। द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी रिमेन्स फुल्ली फ्लेक्सिबल। ना ही आप लोन ले रहे हो, ना ही अपना कोई असेट गिरवी रख रहे हो, तो आप पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल हो क्योंकि आप अपना ही पैसा इस्तेमाल कर रहे हो। तीसरा, प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट एड्स टू द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी। अगर एक कंपनी अपने ही प्रॉफिट्स के बचाए हुए पैसे से एक्सपेंशन करती है, जैसे एप्पल करती है, एप्पल के पास बहुत रिजर्व्स हैं, तो अगर उससे क्या होता है, मार्केट में उसकी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ती है, गुडविल बढ़ती है, जिसका उसका फायदा ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मिलता है। रिटेन्ड अर्निंग्स कैन बी यूज्ड टू रिडीम डेट्स एंड टू रिप्लेस ऑब्सोलीट असेट्स। भैया कोई लाइबिलिटी है, उसको चुकाने में रिटेन्ड अर्निंग्स को इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ असेट्स खरीदने में कर सकते हो, कुछ असेट्स को रिप्लेस करने में कर सकते हो, जैसे मर्जी चाहे वो पैसा इस्तेमाल कर सकते हो। मैं कीवर्ड हाईलाइट कर दे रहा हूं। रिजर्व्स क्रिएटेड बाय प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स कैन बी यूज्ड टू स्टेबलाइज द रेट ऑफ डिविडेंड्स ऑन इक्विटी शेयर्स। रेगुलर डिविडेंड हेल्प टू इंप्रूव रिलेटिंग विद द शेयर होल्डर्स। अभी क्या होता है, अगर आप किसी कंपनी के पास बहुत सारा रिजर्व है ना, तो वो अच्छे से लगातार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकती है, जिससे उसकी क्रेडिट वर्दीनेस और गुडविल दोनों बढ़ेगी। ठीक है, आओ जरा देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने अभी बताया कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से रिटेन्ड अर्निंग्स का क्या फायदा है। शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी हैविंग लार्ज रिजर्व्स एंड सरप्लस गेट बेनिफिट्स ऑफ सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब तुम ही सोचो, अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं और मैं एक ऐसी कंपनी में पैसा लगाने जा रहा हूं जिसके पास पहले से बहुत सारा रिजर्व्स है, तो मुझे समझ में आएगा ये कंपनी बढ़िया है, कंपनी तो स्टेबल है, मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट कहीं जाने वाली नहीं है, मेरी कंपैरेटिवली रिस्क है वो कम हो जाएगा। शेयर होल्डर्स विल रिसीव रेगुलर डिविडेंड्स एंड डेफिशिएंसी ऑफ 1 ईयर विल बी मेड गुड आउट ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। मतलब जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको कम से कम यह विश्वास मिल जाता है कि मेरे को डिविडेंड लगातार मिलने वाले हैं, बिकॉज कंपनी के पास बहुत पैसा है। प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स विल ऐड टू द प्रॉफिटेबिलिटी एंड अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स विल बेनिफिट फ्रॉम द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंपनी। अगर किसी कंपनी के पास बहुत सारा पैसा है, उसकी इमेज बढ़ेगी, शेयर्स के प्राइसेस बढ़ेंगे, जिससे इन्वेस्टर्स को सीधा सीधा फायदा हो जाएगा। अब आते हैं सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदा है। Corporate savings accelerate the rate of capital formation in the country. Surplus makes the economy more stable. The rate of corporate failures is reduced due to greater capacity of enterprise to absorb depression and other crises. अभी थोड़े दिन पहले कोविड जैसी सिचुएशन आई, वो कंपनी जिसके पास बहुत सारा रिजर्व्स था, उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को नहीं निकाला, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होने दिया, कॉर्पोरेट फेलियर से बच जाती, जिससे सोसाइटी का फायदा है। ठीक है ना। Companies can adopt modernization and rationalization schemes. This add to industrial productivity and flexibility. भाई अगर हमारे देश में मॉडर्नाइजेशन होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, हमारी कंपनी और अच्छी तरीके से काम करेगी, तो पूरी सोसाइटी को बेनिफिट होने वाला है। तो ये एक एडवांटेज है सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और लास्ट देखते हैं, बिजनेस कैन प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एट लोअर कॉस्ट, जिसकी वजह से सोसाइटी की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगी वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। तो सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से रिटेन अर्निंग्स के ये एडवांटेज है। लेकिन भैया डिसएडवांटेज भी तो पढ़ना है, डिसएडवांटेज भी तो पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं डिसएडवांटेजेस की बारी। अब डिसएडवांटेज क्या है रिटेन्ड अर्निंग्स का, बेसिकली आओ देखते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट समझते हैं। डिसएडवांटेज को किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, जनरल डिसएडवांटेज हम होलिस्टिकली पढ़ने वाले हैं। The management of a company may not always use the retained earnings in the best interest of shareholders. It may invest them in unprofitable fields and may spend some wastefully. कई बार देखा जाता है कंपनी अपने रिजर्व्स को अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं करती, और कितना ज्यादा शेयर होल्डर्स के हित में काम करेगी, कई बार वो पैसा वेस्टफुल एक्टिविटीज पे कंपनी खर्च करने लग जाती है। Too much dependence on retained earnings may tempt the management to issue bonus shares to the equity shareholders. Frequently capitalization of profits may result in over capitalization. कई बार देखा जाता है कंपनी के पास अगर बहुत सारा सरप्लस होता है तो वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स इशू करने लग जाएगी, और उससे डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन इक्विटी शेयर्स में भी पढ़ा है हमने। फिर क्या है, द प्रैक्टिस ऑफ प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स में बी यूज्ड टू मैनिपुलेट शेयर प्राइसेस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. Vested interest may speculate in the company shares to deceive genuine and uniformed investors. अगर कंपनी लगातार अपने ही प्रॉफिट को बार बार कंपनी में लगा रही है क्योंकि उसको मार्केट पे अपने शेयर प्राइसेस को बढ़ाना है, तो कई बार ये स्पेकुलेशन के अंदर आ जाता है कि भैया आप सही में
आप कंपनी का हित चाहते हो कि सिर्फ अपना शेयर प्राइस बढ़ाना चाहते हो, तो कई बार स्पेक्यूलेशन की वजह से इन्वेस्टर्स को लॉस हो जाता है। हेवी री इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग्स ईयर आफ्टर ईयर मे कॉज डिससैटिस्फैक्शन अमंग शेयर होल्डर्स एज दे गेट लो डिविडेंड। कई बार क्या होता है, अगर कंपनी लगातार पैसा बिजनेस में लगाई जा रही है तो शेयर होल्डर्स खाली मुंह देखने के लिए बैठे हैं क्या? उनको डिविडेंड ही नहीं मिल रहा है। उनको लग रहा है यार ये हर साल प्रॉफिट हमको डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय कंपनी में ही लगाती चली जाती है। बात समझ में आ गई सब बच्चों को? चलें अगला डिबेंचर्स हमारा इंतजार कर रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं डिबेंचर्स को। भैया ये डिबेंचर्स किस चिड़िया का नाम है? डिबेंचर से पैसा रेज करना एक कंपनी के लिए लोन होता है। मतलब कंपनी को डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, चाहे कंपनी के पास प्रॉफिट हो या ना हो। तो डिबेंचर एक तरह का लोन होता है कंपनी के लिए। आओ जरा देखते हैं एग्जाम में क्या लिखना है। डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट अंडर द कंपनी सील which provides for the payment of a principal sum and interest thereon at a regular intervals, which is usually secured by fixed or floating change of company's property, charge on company's property or undertaking which acknowledge a loan to the company. तो डिबेंचर होल्डर्स शेयर्स नहीं होते हैं। डिबेंचर होल्डर्स कौन होता है? लोन जिनसे लिया है कंपनी ने, इसको पैसा इंटरेस्ट में देना है और प्रिंसिपल भी वापस करना है। समझ में आया? तो डिबेंचर्स सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। शेयर्स और डिबेंचर्स का डिफरेंस तुमको समझ में आ गया है, क्या करना है। अब आते हैं काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स पर। डिबेंचर्स का काइंड्स इम्तिहान में जरूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहला डिबेंचर्स पे आते हैं नेकेड एंड मॉर्टगेज डिबेंचर्स। नेकेड डिबेंचर्स कौन से होते हैं? नेकेड डिबेंचर्स जिस पर कोई भी कंपनी के एसेट को मॉर्टगेज या गिरवी नहीं रखा गया है, उसको नेकेड डिबेंचर्स बोलते हैं। मॉर्टगेज डिबेंचर्स का मतलब क्या है? आपने डिबेंचर्स इशू किए, बदले में एज अ सिक्योरिटी आपने कंपनी के किसी फिक्स एसेट्स को मॉर्टगेज या गिरवी रखा हुआ है, उसको मॉर्टगेज डिबेंचर्स बोलते हैं। समझ में आई बात? नेकेड और सिंपल डिबेंचर्स आर नॉट सिक्योर्ड एज नो प्रॉपर्टीज प्लेज्ड और मॉर्टगेज इन देयर इशू। इसको नेकेड या सिंपल डिबेंचर्स बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऑन द अदर हैंड, मॉर्टगेज और सिक्योर डिबेंचर्स आर इशूड बाय क्रिएटिंग अ फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज ऑन द कंपनीज असेट। मतलब अगर कंपनी कभी भी पैसा देने में डिफॉल्ट करेगी तो डिबेंचर होल्डर उस असेट को मार्केट में बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सकता है। अगला आते हैं रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल, रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स के ऊपर। रिडीमेबल डिबेंचर्स मतलब आफ्टर अ सर्टेन फिक्स पीरियड डिबेंचर होल्डर्स का पैसा वापस कर दिया जाएगा, उसको बोलेंगे रिडीमेबल। नॉन रिडीमेबल या इररिडीमेबल डिबेंचर्स कौन से होते हैं? जो आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम जिनका पैसा वापस नहीं किया जाएगा, उनका पैसा इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप किया जाएगा, तो उसे बोलते हैं इररिडीमेबल या नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स। आओ जरा देखते हैं। रिडीमेबल और कॉलेबल डिबेंचर्स आर रीपेबल ऑन अ प्रीडिटरमाइंड डेट और एट द टाइम प्रायर टू देयर मैच्योरिटी एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी, बट इररिडीमेबल और परपीचुअल डिबेंचर्स आर रीपेबल ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। याद रखना, रिडीमेबल को कॉलेबल बोलते हैं और इररिडीमेबल को परपीचुअल डिबेंचर्स कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब आते हैं बियरर और रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। बियरर डिबेंचर्स किसी के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं होते, जिसके पास वो सर्टिफिकेट वो डिबेंचर उसका, जैसे 500 की नोट जिसके पास है उसी की। लेकिन रजिस्टर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं? जो एक किसी इन्वेस्टर के नाम पर रजिस्टर्ड होते हैं। जैसे कि चेक होता है ना, किसी एक के नाम पर होता है, वैसे रजिस्टर्ड डिबेंचर्स भी किसी के नाम पर रजिस्टर किए जाते हैं। एग्जाम में क्या लिखना है? बियरर डिबेंचर्स कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मियर डिलीवरी एंड नो रिकॉर्ड ऑफ सच डिबेंचर्स इज केप्ट इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, whereas registered debentures are recorded in the register of debenture holders। और किसी एक नाम, किसी व्यक्ति, किसी के इन्वेस्टर के नाम पर वो डिबेंचर्स को रजिस्टर किया जाता है। अब आते हैं कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स कौन से होते हैं? वो डिबेंचर्स आफ्टर अ सर्टेन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम जिनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। नॉन कन्वर्टिबल जिनको कभी भी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकेगा। In case convertible debentures, debenture holders are given the option to convert their debentures into equity shares after a specified period of time। ठीक है ना? Non-convertible debentures do not carry any rights to be converted into equity shares। क्लियर है बच्चे पहाड़ी? अब देखते हैं इसके भी एडवांटेजेस।
इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले देखते हैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू मतलब डिबेंचर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से इसके क्या फायदे हैं। अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जिनको बिल्कुल भी मच नहीं चाहिए जिंदगी में, जिनको नहीं लगता कि मेरा पैसा डूब जाएगा मालिक मैं क्या करूंगा, उनके लिए डिबेंचर सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। काहे को? सबसे पहले तो कोई ना कोई असेट गिरवी रखा होगा कंपनी ने आपको डिबेंचर्स देने से पहले, और आपको सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा चाहे कंपनी डूब भी जाए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? दूसरा, रेगुलर रिटर्न। रेगुलर रिटर्न का मतलब क्या है? आपका इंटरेस्ट का रेट पहले से ही फिक्स्ड होगा, तो कंपनी को प्रॉफिट हो लॉस हो रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। तीसरा, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, कंपनी आपका पैसा वापस करेगी ही करेगी, और साथ में आपका डिबेंचर जो इशू किया है कंपनी ने किसी एसेट को गिरवी रखकर किया है, तो आप सबसे ज्यादा सेफ फील करोगे। अब आते कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदा है। कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू सबसे फायदा यह होता है कि यह इकोनॉमिकल सोर्स है। इकोनॉमिकल सोर्स क्यों? क्योंकि कंपनी को कोई भी बहुत ज्यादा पेपर वर्क, लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करना पड़ता है, कोई भी अंडरराइटिंग कमीशन नहीं देना, कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना, तो कंपनी को सस्ता पड़ता है ये सोर्स। ठीक है ना? A company can raise funds through debentures at a relatively low cost. This is because investors consider debentures as safe investment. Debentures can be sold more easily than shares. Underwriting commission, brokerage and other expenses of issue are lesser. बात समझ में आ रही है? दूसरा, फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट। फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ मालिक? फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट का मतलब यह है कि क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स के पास किसी भी तरह का कोई राइट ही नहीं होता है, तो ये आपके बिजनेस में कभी इंटरफेयर कर ही नहीं पाएंगे, तो एकदम फ्लेक्सिबल रहो। फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट रहती है, कंपनी में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर सकते। डिबेंचर्स डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स, देयरफॉर कंपनी कैन रेज फंड्स विदाउट डाइल्यूटिंग और वीकनिंग द कंट्रोल ऑफ द एग्जिस्टिंग मेंबर्स। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का भी फायदा मिल जाता है, बिकॉज आपने पैसा लोन के थ्रू रेज किया है, तो आप इक्विटी को इजीली ट्रेड करके बेनिफिट बना सकते हो। ठीक है ना? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज पेड एट अ फिक्स्ड रेट। आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, the remaining profits are available to the shareholders. When the earnings of the company increase, the rate of dividends on equity shares can be increased. बात समझ में आ गई बच्चे पार्टी? अब आते हैं डिसएडवांटेजेस, पढ़ते हैं सबसे पहले कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। दिक्कत क्या है? परमानेंट बर्डन ऑन अर्निंग्स, परमानेंट बर्डन ऑफ इंटरेस्ट रहता है, बिकॉज प्रॉफिट हो या ना हो आपको डिबेंचर होल्डर को बाबू इंटरेस्ट तो वापस करना ही करना पड़ेगा। दूसरा, रिडक्शन इन क्रेडिट स्टैंडिंग, बिकॉज अगर आपने पैसा डिबेंचर्स के फॉर्म में ले लिया है तो अब आप और लोन रेज नहीं कर सकते हो, बिकॉज लोन की एक लिमिट होती है और वो लिमिट कम हो जाएगी। ठीक है ना? तो इसमें क्या लिखेंगे? द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ कंपनी विच हैज इशूड लार्ज अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स लो, बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बिकम्स डिफिकल्ट। अगर आपके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा लोन है तो आपको फर्दर लोन मिलने में दिक्कत होती है। चार्ज ऑन एसेट, बिकॉज आपको असेट्स को गिरवी रखना पड़ेगा। अगर कुछ भी ऊंच नीच हो गया, कभी भी कंपनी को कोई दिक्कत हो गई, तो आपको असेट्स को बेचना पड़ेगा डिबेंचर होल्डर्स के पैसे वापस करने के लिए, तो ये और बड़ा डिसएडवांटेज है। फिर तीसरा, रिडक्शन इन डिविडेंड। रिडक्शन इन डिविडेंड का मतलब क्या है? कंपनी को प्रॉफिट से पैसा निकालकर इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। जब इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे तो कम पैसा बचेगा प्रॉफिट का, जो कंपनी एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, तो यह भी डिसएडवांटेज होता है कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते हैं डिबेंचर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू या इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। सबसे पहला तो कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है, नो वोटिंग राइट्स। कुछ भी कर लो वोटिंग राइट्स मिलेगा ही नहीं, तो कंपनी एक डिबेंचर होल्डर्स कभी भी कंपनी के ओनर्स नहीं बन पाते हैं। दूसरा, हाई यूनिट प्राइस, मतलब कोई भी डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज डिबेंचर्स महंगे मिलते हैं, शेयर्स तो मिल गए सस्ते में बिकॉज उसकी नॉमिनल वैल्यू होती है, लेकिन इनके हाई यूनिट प्राइस होते हैं। फिर अनअट्रैक्टिव क्यों? जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो चाहते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट्स मल्टीफोल्ड टाइम्स ग्रो करे, उनके लिए ये ऑप्शन अच्छा नहीं है, बिकॉज यहां पर कभी भी आपके इन्वेस्टमेंट में कैपिटल गेन नहीं हो पाएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम डिबेंचर्स। अब बढ़ते हैं लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक के ऊपर। चल भाई, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक क्या है? कमर्शियल बैंक मतलब जैसे एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, इन सब से भी तो लोन ले सकती है कंपनी। इसके मीनिंग और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तीनों चीज सिलेबस में है हमारे। आओ जरा देखते हैं। अ बैंक एडवांस अ फिक्स्ड अमाउंट इन लमसम टू द बोरोवर फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड
द इंटरेस्ट इज चार्ज एट अ फिक्स्ड रेट ऑन द सैंक्शनड अमाउंट। अगर एक कंपनी ने बोला लेट्स से मुझे 10 करोड़ रुपए की जरूरत है, वो कमर्शियल बैंक के पास गया और उससे 10 करोड़ रुपए ले लिए, तो कंपनी उसको, जो कमर्शियल बैंक है, वो उसको 10 करोड़ रुपए लमसम में दे देगा और इस पूरे 10 करोड़ के ऊपर एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करने वाला है। ठीक है ना? द लोन इज एडवांस अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ सम एसेट्स और ऑन द पर्सन्स गारंटीड ऑफ द बोरोवर। भाई कभी भी बैंक बिना किसी गारंटी या बिना कुछ मॉर्टगेज करवाए लोन आपको नहीं देगा। तो जब भी आपको कमर्शियल बैंक से लोन लेना है तो कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा या कोई ना कोई गारंटर लगाना पड़ेगा। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? कंपनी को क्या फायदे होते हैं? सबसे पहला, फंड्स आर अवेलेबल फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड। लेट्स से आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए एक स्पेसिफाइड पीरियड टाइम के लिए आपको फंड मिल गया, टेंशन लेने वाली बात नहीं। लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। आप इक्विटी पर ट्रेड कर सकते हो, मतलब आप कमर्शियल बैंक को एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट दोगे, बाकी का बचा हुआ प्रॉफिट आप डिविडेंड जैसा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। रिलेशनशिप विद अ रेप्यूटेड बैंक इज बेनिफिशियल फॉर द बोरोवर। अगर एक कंपनी का काफी अच्छा रिलेशनशिप है किसी बैंक के साथ तो उसको फ्रीक्वेंटली लोन मिल सकते हैं। रीपेमेंट कैन बी मेड आउट ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स। अगर आज आपने पैसा लिया, उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उससे आप प्रॉफिट कमाएंगे, उस प्रॉफिट से आप इंटरेस्ट दे सकते हैं। सिंपल। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन इज डिडक्टेबल फॉर डिटरमाइनिंग द टैक्सेबल प्रॉफिट्स। मतलब प्रॉफिट से आप इंटरेस्ट को एज एन एक्सपेंस डिडक्ट कर सकते हो, जिससे आपका टैक्स भी बच सकता है। डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला, असेट्स को गिरवी रखना पड़ता है। असेट्स में हैव टू बी प्लेज्ड और मॉर्टगेज फॉर रेजिंग बैंक लोन्स। आपके असेट्स को गिरवी रखना पड़ेगा। सेवरल टाइम कंज्यूमिंग फॉर्मेलिटीज आर इन्वॉल्व इन रेजिंग लोन्स। बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है, बिना पेपर वर्क और लीगल फॉर्मेलिटीज के लोन नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन्स हैज टू बी पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट हो ना हो, आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। और क्रेडिट रेजिंग कैपेसिटी ऑफ द बोरोवर इज रिड्यूस्ड आफ्टर अ बैंक लोन। जैसे ही एक कंपनी लोन ले लेती है, उसकी और लोन लेने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। तो एक छोटा सा टॉपिक था कमर्शियल बैंक का, आई होप तुम्हें समझ में आया है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चल भाई, अगला टॉपिक है लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? हमारे देश में ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन बना रखे हैं जो कि हमारे बिजनेसेस को हेल्प करने के लिए बनाए हैं। जैसे एक बैंक है जिसका नाम है सिडबी, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, इस तरह करके बहुत सारे बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई। तो बहुत सारे बैंक्स हैं जो बिजनेसेस को हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशली जिनको बनाया हुआ है, वो आते हैं सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में। आओ जरा देखते हैं एग्जाम में क्या लिखना है और इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप सेवरल स्पेशल इंस्टीट्यूशंस in the country to provide long term and medium term finance to business enterprise. long term या medium term का finance provide करते हैं financial institution. Comparatively जो commercial बैंक होते हैं वो short term और medium term का loan provide करते हैं. These institutions or development banks have become a major source of finance for flotation of new concerns as well as for the modernization and expansion of the existing concerns. मतलब जो नई कंपनीज आ रही है, जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, वो यहां से लोन ले सकते हैं। एग्जिस्टिंग कंपनीज भी यहां से लोन ले सकती हैं। दे हैव प्रोवाइड फाइनेंस बोथ इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी एंड डेट। दीज इंस्टीट्यूशंस आर नॉट सिंपली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये आपका एक रिसर्च और एक गाइड बैंक भी होते हैं, आपको बताते भी हैं कि बिजनेस कैसे करना है। आपको दोनों तरह से लोन देते हैं। ये हो सकता है आपको इक्विटी कैपिटल चाहिए, इक्विटी कैपिटल मिल जाएगी। अगर आपको डेट चाहिए, लोन चाहिए, तो ये भी प्रोवाइड कर देते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब इसके कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है, आइए समझते हैं। एडवांटेजेस की कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहला, बोथ रिस्क एज वेल एज लोन कैपिटल इज अवेलेबल। स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड अंडरराइटिंग फैसिलिटीज ऑल्सो। अंडरराइटिंग फैसिलिटी मतलब आपके शेयर्स को मार्केट में सेल करने में, बेचने में हेल्प करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी यहां पर आपको मिल जाता है। फिर क्या है? न्यू कंपनीज विच में फाइंड डिफिकल्ट टू रेज फाइनेंशियल फ्रॉम पब्लिक कैन गेट फाइनेंस फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूशन। जो नए कॉर्पोरेशन हैं उनको हो सकता है लोन ना मिले कमर्शियल बैंक से, हो सकता है उनमें कंपनीज, उनमें इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट ना करना चाहें, लेकिन उनमें इन्वेस्टमेंट इस तरह के बैंक्स जरूर कर देते हैं। तो स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छी बात है। एज दीज इंस्टीट्यूशंस कैरी आउट थॉरो इन्वेस्टिगेशंस बिफोर ग्रांटिंग असिस्टेंस टू अ कंसर्न रिलेशनशिप विद देम,
हेल्प्स टू इंक्रीज द क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ द कंपनी। अब कहते हैं ना, इतना पेपर वर्क होता है अगर आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना है। मैंने भी एक बार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एक लोन लिया था। इतना पेपर, इतना क्रॉस चेक होती हैं चीजें। अगर आपको एक बार यहां से लोन मिल गया तो उसके बाद दुनिया में हर एक इंसान आपको लोन देने के लिए तैयार हो जाता है। Loans and guarantees in foreign currency and deferred payment facilities are available for the import required machinery and equipment। आपको पता है, अगर आपको किसी भी विदेश की कंट्री से ट्रेडिंग करनी है या कुछ खरीदना है तो आपकी गारंटी लगती है। उस गारंटी का भी काम, फॉरेन करेंसी में जो गारंटी का भी काम होता है, वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट प्रोसीजर्स आर कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल। यहां से जो आपको लोन मिलता है वो कंपैरेटिवली सबसे चीपेस्ट मिलता है, 4-5% पर मिल सकता है आपको लोन। Along with finance, a company can obtain expert advice and guidance for the successful planning and administration of projects। कंपनीज को लोन देने के अलावा गाइडेंस का भी काम ये करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, आओ जरा देखते हैं। The concern requiring finance from a special financial institution has to submit itself to a thorough investigation. A number of formalities and documents are involved। बहुत ज्यादा पेपर वर्क होता है, इससे बहुत अच्छी कंपनीज को भी लोन नहीं मिलता है, ठीक है ना। मेनी डिजर्विंग कंसर्न्स में फेल टू गेट असिस्टेंस फॉर वांट ऑफ सिक्योरिटी एंड अदर कंडीशंस लेड डाउन बाय दीज इंस्टीट्यूशंस। बहुत बड़ी कंपनीज को, बहुत सारे लोगों को भी, डिजर्विंग कैंडिडेट्स को भी कई बार इसमें से लोन नहीं मिल सकता। समटाइम्स दीज इंस्टीट्यूशंस प्लेस jurisdictions on the autonomy, jurisdictions on the autonomy of the management। कई बार ये आपको लोन देते हैं और बोलते हैं कि नहीं, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स पे तो सीट एक हमको भी चाहिए। तो आपका कंट्रोल जो बिजनेस का है वो भी कई बार ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्रास्प करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। चलो बाबू, अब तुम्हारा टॉपिक शुरू होने जा रहा है शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सारे के सारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज कर लिए, मुझे पता है ये वीडियो काफी बड़ा हो रहा है आपके लिए, लेकिन क्या जरूरत है, एक दिन में देख लेना, 2 दिन में देख लेना, हो जाएगा सब कुछ। पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होते हैं, पता है क्या होता है? जनरल पब्लिक किसी एक कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करती है, मतलब जनरल पब्लिक से पैसा लेना पब्लिक डिपॉजिट कहलाएगा। आओ जरा देखते हैं। पब्लिक डिपॉजिट्स रेफर्स टू डिपॉजिट्स ऑफ मनी मेड बाय द पब्लिक विद नॉन बैंकिंग कंपनीज। ये नॉन बैंकिंग नहीं लिखा ना तो नंबर नहीं मिल जाएंगे भाई। जनरल पब्लिक ने पैसा इन्वेस्ट किया अपना किसी नॉन बैंकिंग कंपनी में, जो बैंक की कंपनी नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? नॉन बैंकिंग कंपनी। उसमें पैसा डाला, उसको बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स। दीज डिपॉजिट्स रिप्रेजेंट्स लोन फ्रॉम द पब्लिक इंक्लूडिंग एम्प्लॉइज एंड शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ये पूरा पैसा एज अ लोन कंसिडर किया जाता है, इसके ऊपर इंटरेस्ट पेबल होगा। कुछ फायदे, कुछ नुकसान इसके होते हैं। मेरिट्स क्या है? कंपनी को सबसे इजी, सबसे इकोनॉमिकल सोर्स पड़ता है भाई, आप इजीली लोगों से पैसा ले सकते हो अगर आपकी थोड़ी भी गुडविल है। इकोनॉमिकल मतलब कोई पेपर वर्क नहीं होता और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको पैसा मिल जाएगा। अगेन, नो चार्ज ऑन एसेट, कोई भी असेट्स को गिरवी नहीं रखना पड़ता है, तो कंपनी के पास उनके असेट्स बाकी के लोन लेने में हेल्प कर सकते हैं। फिर फ्लेक्सिबिलिटी, जब मर्जी चाहे आप पब्लिक डिपॉजिट्स का पैसा वापस कर सकते हो, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। कोई भी किसी भी तरह का इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट नहीं होता क्योंकि इनके पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मिलेगा और वाइड कॉन्टैक्ट मिलेगा। आपकी जो प्रसिद्धि है, कंपनी की जो गुडविल है वो बढ़ती है बिकॉज आपके में जनरल पब्लिक पैसा इन्वेस्ट कर रही है। कुछ डीमेरिट्स भी हैं, जैसे अनसर्टेनिटी। कोई नई कंपनी है, उसके अंदर कोई पब्लिक काय को पैसा इन्वेस्ट करेगी, तो हो सकता है आपको पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले, तो अनसर्टेनिटी है। दूसरा, लिमिटेड अपील, क्योंकि इन्वेस्टर सोचता है ना किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करूं बिकॉज मुझे वहां पर कैपिटल गेन होगा, मैं काय को पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा रेज करूं, क्यों पैसा इन्वेस्ट करूं, क्योंकि उसमें तो रिस्क भी है और रिटर्न भी उतना ज्यादा नहीं है। रिस्ट्रिक्ट ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट्स, आपका जो शेयर्स है, जो कैपिटल मार्केट में तरक्की मिल सकती है वो नहीं मिलेगी। और फिर नॉट अवेलेबल टू न्यू फर्म्स और स्पेक्यूलेशन, कई बार लोगों के साथ धोखाधड़ी भी होती है। बहुत सारी चिट फंड्स कंपनियां बनी और चली गई, सहारा, कुबेर, इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल है हमारे देश में, जो पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा लिए और धोखा देकर चले गए। अब आते हैं कमर्शियल बैंक्स के अंदर बैंक क्रेडिट जिसको बोलते हैं। यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे टाइप्स होते हैं जिसमें कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म असिस्टेंस प्रोवाइड करता है एक बिजनेस सेक्टर को, जिसमें से पहला केस है लोन्स एंड एडवांसेस। अभी लोन्स एंड एडवांसेस में क्या होता है? कमर्शियल बैंक एक बिजनेस हाउस को
एक शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड कर देगा लम सम में और इंटरेस्ट चार्ज करेगा पूरे अमाउंट पर। इसको बोलते हैं लोन्स एंड एडवांसेस। अ लोन इज डायरेक्ट एडवांस मेड इन लम सम which is credited to a separate loan account in the name of the borrower. The borrower withdraw the full amount in the cash immediately and undertakes to repay it one or more installments. The borrower is required to pay the interest on the whole amount from the date of sanction. अगर आज सैंक्शन हो गया है, आप उस पैसे को इस्तेमाल करो ना करो, आपको इंटरेस्ट पूरे अमाउंट पर पेएबल होगा। इसे बोलते हैं लोन्स एंड एडवांसेस। दूसरा है कैश क्रेडिट, कॉमनली नोन एज सीसी लिमिट। अब आपको क्या होता है ना, बिजनेस हाउस को एक कमर्शियल बैंक कैश क्रेडिट की लिमिट प्रोवाइड करती है कि मतलब अगर आपको 10 लाख रुपए तक का, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे, कभी भी पैसे की जरूरत हो तो आप हमसे ले सकते हैं। इसमें इंटरेस्ट उसी अमाउंट पर देना होगा जितना अमाउंट एक बोरोवर ने यूज किया है। मान लेते हैं एक कंपनी ने 10 लाख रुपए की सीसी लिमिट दी, 10 लाख रुपीस की सीसी लिमिट दी, और उस बोरोवर ने सिर्फ 2 लाख रुपए ही निकाले, तो इंटरेस्ट सिर्फ 2 लाख पर पेबल होगा, 10 लाख पर नहीं। इसको बोलते हैं कैश क्रेडिट। ये किसको मिलता है? ये मिलता है एक रेप्यूटेड बिजनेस फर्म को ही, ठीक है ना भाई। इट इज अ फॉर्मल एंड अ रिवॉल्विंग क्रेडिट एग्रीमेंट अंडर विच अ बोरोवर इज अलाउड टू बोरो अप टू अ सर्टेन लिमिट। कैश क्रेडिट इज ऑफ 2 टाइप्स। When the cash credit is not backed by any security, it is known as clean credit, cash credit. अगर कोई भी सिक्योरिटी को गिरवी नहीं रखा, कोई भी एसेट को गिरवी नहीं रखा, उससे को बोलते हैं क्लीन कैश क्रेडिट। इन केस सिक्योर्ड कैश क्रेडिट, द बोरोवर इज रिक्वायर्ड टू गिव सम सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ टैंजिबल एसेट्स। अगर आप कुछ गिरवी रखकर पैसा लेंगे तो उसको बोलेंगे सिक्योर्ड कैश क्रेडिट। इन बोथ टाइप्स ऑफ कैश क्रेडिट, द बोरोवर हैज टू पे इंटरेस्ट ओनली ऑन द अमाउंट एक्चुअली यूटिलाइज। जितना पैसा विड्रॉ करोगे सिर्फ उस पर आपको इंटरेस्ट पेबल होगा, पूरे अमाउंट पर नहीं। ये जितने भी शॉर्ट टर्म सोर्सेस पढ़ रहे हो, ये आपको केस स्टडीज के रूप में पेपर में मिलने वाले हैं। अब आते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट के थ्रू। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? लेट्स से आपका एक करंट अकाउंट है, आप एक बिजनेसमैन हो और आपकी बैंक से बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। अब आपके अकाउंट में लेट्स से 5 लाख रुपए पड़े, आपने एक चेक काट दिया 7 लाख रुपए का। आपकी रेपुटेशन बहुत बढ़िया थी, बैंक ने आपकी रेपुटेशन देखते हुए 2 लाख रुपए अपनी तरफ से देकर चेक क्लियर कर दिया। तो जो आपने 2 लाख रुपए ओवर ड्रॉ किए हैं, आपको इंटरेस्ट उसी 2 लाख रुपए पर देना पड़ेगा, ठीक है ना। इट इज अ काइंड ऑफ टेम्पररी फाइनेंशियल एकोमोडेशन एक्सटेंडेड अ बैंक टू इट्स रेगुलर कस्टमर्स। अंडर दिस अरेंजमेंट, अ कस्टमर्स हैविंग अ करंट अकाउंट with the bank is allowed to overdraw his account up to a certified limit, ठीक है ना। Interest is charged on the amount actually overdrawn and not on the amount sanctioned by the bank. जितना पैसा विड्रॉ करोगे उसी पर सिर्फ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पूरे अमाउंट पर नहीं। लोन्स एंड एडवांसेस पर पूरे अमाउंट पर देना पड़ता था। अब आते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। वैसे तो ये टॉपिक क्लास 11th की अकाउंटेंसी का है, जहां पर हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स क्या होता है? मान लो मैंने एक सामान सेल किया एक बायर को, और मैंने उससे एक बिल्स रिसीवेबल ले लिया, और उस बायर ने बोला कि मैं 3 महीने बाद पैसा दूंगा, लेकिन मेरे को पैसे की तुरंत आवश्यकता पड़ गई। मैं गया बैंक के पास, मैंने बोला बैंक मुझे पैसा तुरंत चाहिए। बैंक ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पैसा दे देता हूं, लेकिन मैं कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस काटूंगा। मान लेते हैं वो बिल था 10 लाख रुपए का, बैंक ने बोला 1 लाख रुपए में डिस्काउंटिंग चार्जेस काटूंगा और 9 लाख रुपए आपको तुरंत दे दूंगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ठीक है ना। आओ समझते हैं। दिस इंप्लाइज प्रोक्यूरिंग कैश फ्रॉम अ बैंक in exchange of a credit instrument. Credit instrument क्या हो जाएगा यहां पर? Bills of exchange. Commercial banks provide short-term finance to business concerns by discounting their bills of exchange, promissory notes and hundies. Hundies भी एक तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है ना। Bank charge some commission for this service by paying a price lower than the face value of the credit instrument. The holder of the instrument remains liable to the bank if the instrument is dishonored on maturity. लेकिन अगर ऐसा हो गया कि बिल बाउंस हो गया, तो पैसा पूरा आपसे ही वसूला जाएगा। तो जो डिस्काउंट कराता है आखिरी समय तक वही लाइबल होता है। समझ पे आया? अब ये थे 4 सोर्सेस कमर्शियल बैंक के। इनके क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेज है, ये भी हमारे सिलेबस में है। आओ जरा देखते हैं। सबसे पहला, इट इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी रीपेड व्हेनेवर डिजायर्ड। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? आपने आज पैसों की आवश्यकता है, पैसे ले लिए, लोन ले लिया, जब पैसे आए वापस कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बैंक मेंटेन सीक्रेसी ऑफ द बोरोवर्स अफेयर्स। बैंक कभी भी आपके बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेगा और आप सीक्रेटली सारा काम कर सकते हो। बैंक्स प्रोवाइड फंड्स इन मेनी वेज एंड द बोरोवर हैज अ चॉइस। आपको जिस भी टाइप से चाहिए उस टाइप से आप पैसा ले सकते हो। मैंने 4 टाइप्स आपको बताए अभी।
लोन्स कैन बी रीपेड इन इजी इंस्टॉलमेंट्स, इन डिजर्विंग केस बैंक्स रीशेड्यूल पेमेंट्स ऑल्सो। आपको जैसे मर्जी चाहे इंस्टॉलमेंट्स में, वन शॉट में, जैसा मर्जी चाहे आप पैसा वापस कर सकते हो। एंड बैंक मेंटेन्स अटमोस्ट सीक्रेसी ऑफ द अफेयर्स ऑफ देयर क्लाइंट्स। मतलब बैंक कभी भी ये डिस्क्लोज नहीं करती कि इन्होंने हमसे लोन लिया है, उन्होंने हमसे लोन लिया है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं? आपको इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट कमाओ चाहे ना कमाओ। तो द बोरोवर हैज टू परफॉर्म सेवरल लीगल फॉर्मेलिटीज। पहला पॉइंट तो यही है कि लीगल फॉर्मेलिटीज बिना पूरी किए हुए आपको लोन नहीं मिलेगा। बैंक्स ग्रांट लोन्स जनरली अगेंस्ट सम सिक्योरिटी, मतलब आपको कुछ ना कुछ असेट को गिरवी रखना पड़ेगा। बैंक लोन्स आर अवेलेबल फॉर अ शॉर्ट पीरियड एंड देयर इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिन्यूअल। आपको लिमिटेड टाइम के लिए ही पैसा मिलने वाला है और आपको उसी टाइम में पैसे को वापस करना पड़ेगा। बैंक चार्जेस हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फिक्स बर्डन इज क्रिएटेड ऑन प्रॉफिट। ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और आपको पैसा देना ही देना पड़ेगा, चाहे आप प्रॉफिट कमाएं चाहे ना कमाएं। चलें अगले टॉपिक पर बढ़ें। अगला टॉपिक है हमारा ट्रेड क्रेडिट। क्या होता है? ट्रेड क्रेडिट एक एक्सटेंड करता है एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को, ठीक है ना। इसमें भी हमारी मीनिंग, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सिलेबस में है, आओ देखते हैं। ट्रेड क्रेडिट इज द क्रेडिट extended by one business firm to another as incidental to sale or purchase of goods and services. It is also known as mercantile credit. Let's say मेरा बहुत बड़ा व्यापार है, मैं टाटा से सामान खरीदता हूं, टाटा मुझसे सामान खरीदता है। मैंने टाटा से सामान खरीदा, पेमेंट में हो सकता है 3 महीने बाद पे करूं, तो 3 महीने तक के लिए उसका पैसा मेरे पास ब्लॉक्ड है। इस चीज को बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट याद रखना, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को एक्सटेंड करता है, इतनी सी बात है। और इसको हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं मर्केंटाइल क्रेडिट। क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, आओ देखते हैं। ट्रेड क्रेडिट इज वेरी सिंपल एंड कन्वीनियंट मेथड ऑफ रेजिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस। कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं, कोई पेपर वर्क नहीं, नो फॉर्मेलिटीज आर इन्वॉल्व एंड क्रेडिट इज रेडिली अवेलेबल। रेप्यूटेड बिजनेस फर्म्स को तो इजीली मिल जाता है। नो इंटरेस्ट इज पेएबल, कोई भी पैसा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं, कोई भी एसेट्स को गिरवी रखने की जरूरत नहीं, ठीक है ना भाई। इट इज फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस, मतलब जब पैसा आपके पास आ जाए वापस कर दो। ट्रेड क्रेडिट इज मोर इकोनॉमिकल देन बैंक लोन्स। बैंक लोन से ज्यादा इकोनॉमिकल होते हैं हमारे ट्रेड क्रेडिट, सस्ते पड़ते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? द प्राइस चार्ज फॉर क्रेडिट सेल्स आर यूजुअली हायर। अगर आप किसी से उधार में सामान खरीदोगे ना, तो वो हो सकता है आपको महंगा सामान दे, आप कैश डिस्काउंट को छोड़ सकते हो, आपका वो एक नुकसान है। ही रिक्वायर्स लार्ज वर्किंग कैपिटल टू सप्लाई गुड्स ऑन क्रेडिट एंड द बायर लूजेस कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट ऐसी जो अपॉर्चुनिटी होती है वो एक बायर लूज आउट कर जाता है जब वो सामान उधार पर खरीदेगा। अब हमारा चैप्टर लास्ट चरणों में है और फटाफट से हम इसको खत्म करते हैं। अब आता है इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। इंस्टॉलमेंट क्रेडिट क्या है? जनरली अगर आप कोई बल्कि मटेरियल खरीदते हैं, बहुत बड़ा ड्यूरेबल मशीनरीज वगैरह खरीदते हैं, तो आपको जो सेलर होता है वो एक ऑप्शन देता है कि आप पैसे हमें इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हो। इस चीज को इंस्टॉलमेंट क्रेडिट बोलते हैं। इंस्टॉलमेंट क्रेडिट रेफर्स टू फैसिलिटी ऑफ बाइंग मशीनरी, इक्विपमेंट्स एंड अदर ड्यूरेबल गुड्स ऑन क्रेडिट। द बायर हैज टू पे अ पार्ट ऑफ द प्राइस ऑफ द एसेट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एंड द बैलेंस इज पेएबल इन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। आप थोड़ा सा पैसा तुरंत दे दो, बाकी पैसा इंस्टॉलमेंट में दे दो, इसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। बात समझ में आ गई सभी लोगों को? अच्छा, एक बात और लिख लेना, द सप्लायर चार्जेस इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस ड्यू एंड द इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इटसेल्फ। जो इंटरेस्ट लगेगा वो बचे हुए पैसे पर इंस्टॉलमेंट्स में ही इंक्लूडेड होता है। फैक्टरिंग के ऊपर आ रहे हैं जिसको बोलते हैं अकाउंट रिसीवेबल फाइनेंसिंग, और बिलीव मी ये पर्टिकुलर टॉपिक आप बोर्ड इम्तिहान में देखने वाले हो। फैक्टरिंग का मतलब क्या होता है? बहुत वन ऑफ अ काइंड चीज है, आओ देखते हैं। मतलब मॉर्टगेज और सेल ऑफ बुक डेट्स, डेटर्स को गिरवी रखकर पैसा ले लेना, सिमिलर टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स होती है ना, वैसा ही होता है ये भी। आओ समझते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल फाइनेंसिंग इंप्लाइज रेजिंग फाइनेंस थ्रू द सेल और मॉर्टगेज ऑफ बुक डेट्स। फाइनेंस कंपनीज और फैक्टर प्रोवाइड कंपनीज to business concerns through outright purchase of accounts receivable or against the security of the accounts receivable. The finance companies generally make advance up to 60% of the accounts receivable pledged with them. अब होता क्या है? अब बहुत सारी कंपनीज हैं जो डेटर्स को डिस्काउंट करती हैं। मतलब अगर एक कंपनी है उसके पास ना बहुत सारे डेटर्स हैं, एक कंपनी है उसके पास बहुत सारे डेटर्स हैं, लेट्स से 1 करोड़ के डेटर्स हैं, और इस कंपनी को तुरंत पैसा चाहिए। अब ये डेटर्स को इस फाइनेंस कंपनी को दे देती है
कहती कि भैया मुझे पैसा दे दो और कंपनी इनको पैसा दे देगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं फैक्टरिंग या अकाउंट्स रिसीवेबल फाइनेंसिंग। आपने अपने डेटर्स को गिरवी रख दिया, डेटर्स मतलब वो जिनसे आपको फ्यूचर में पैसा लेना है, उनको गिरवी रखा और आपने बाकी पैसा ले लिया, और ये बहुत कॉस्टली सोर्स होता है किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कस्टमर एडवांसेस सबसे आसान और सबसे बढ़िया। मान लो आप अगर लेट्स से जनरली ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत चलता है। कस्टमर एडवांसेस का मतलब क्या हो गया? एक कस्टमर आया, आपकी दुकान में किसी सामान को बुक करता है और पैसा दे देता है। उस पैसे से आप सामान बनाते हो, फिर कस्टमर को डिलीवर कर देते हो, बाकी पैसा कस्टमर से ले लेते हो। इसको बोलते हैं कस्टमर एडवांसेस। द कस्टमर एडवांसेस रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ द प्राइस of the goods ordered booked by the customers to be supplied at a later date. This arrangement is used in case of products which are in short supply or which involves waiting period for delivery. Example, automobiles, telephone connection पहले होता था, ठीक है ना? A nominal interest is paid on such advance at the time of delivery of the article. The advance is adjusted against the price of the article. जनरली होता क्या है कि जो भी कस्टमर एडवांस देता है ना, उसको कुछ इंटरेस्ट मिलता है, देना नहीं पड़ता, मिलता है, बिकॉज उसने पैसा समय से पहले दे रखा है। ठीक है, अब आते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स पर। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है? एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को लोन दे देता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। रिलायंस ने, अंबानी ने टाटा को लोन दे दिया, टाटा ने अडानी को लोन दे दिया। इसको बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, आईसीडीज बोलते हैं इसको। व्हेन अ कंपनी बोरो फंड्स for a short period, say up to 6 months, from another company which has surplus funds, is called intercorporate deposits. बहुत ज्यादा crucial है ये पेपर के लिए। The ICDs are generally unsecured and are arranged by financier. These deposits are very convenient and popular because no legal formalities are involved. कुछ भी legal formality नहीं होती है और ये big business houses में चलता है। The identity of the borrower is not disclosed to the public. The rate of interest payable on ICDs varies depending upon the amount involved at the time period. ICDs में आइडेंटिटी रिवील नहीं होती, कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता, और इंटरेस्ट रेट भी वेरी कर सकता है, कंपनी टू कंपनी डिफर करेगा। सो भैया यहां जाकर आया मेरे दिल को करार, और अब तुम्हारा चैप्टर हो गया है खत्म मालिक। सो मिलते हैं हम लोग भैया अब अगले चैप्टर में। कैसा लगा ये चैप्टर जरूर बताइएगा। एंड लगता है कि मेरे साथ केस स्टडी सैंपल पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से एनरोल कर लो। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।